हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर, जो चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये चैप्टर जो है, इसे हम एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम थीम स्पेसिफिक थीम्स टू अ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या है? जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि हमने सिविक्स में जितने भी सारे चैप्टर पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज हमारा लास्ट चैप्टर था, तो इन चैप्टर्स में हमने थीम्स पढ़ी हैं अलग अलग। हमने पावर शेयरिंग समझा, फेडरलिज्म समझा, पॉलिटिकल पार्टीज को समझा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने अलग अलग थीम्स को पकड़ के उस पर कुछ पढ़ाई करी। ठीक है, हर थीम्स को समझने की कोशिश करी। जैसे अगर हमने मान लीजिए जेंडर, कास्ट, रिलीजन देखा, तो हमने अलग अलग इश्यूज को पढ़ा, जेंडर को पढ़ा, रिलीजन को पढ़ा, कास्ट को पढ़ा। लेकिन ये जो चैप्टर है, तो चैप्टर की हेडिंग क्या है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि हम डेमोक्रेसी को थीम बना के पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे डेमोक्रेसी से जुड़े हुए जितने भी स्पेसिफिक थीम्स पढ़ी थी हमने, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, ये सारी चीजें, तो उन स्पेसिफिक थीम से हटके हम एक जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में, बेसिक सी चीजें। अभी देखिए, आप बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्लान होगा कि बस भैया ये सोशल से अब छुटकारा मिल जाएगा, क्लास 10th आखिरी है, फिर मैथ साइंस लेने का प्लान होगा, किसी का बायो लेने का प्लान होगा, कुछ मेरी कैटेगरी वाले होंगे, कुछ ह्यूमैनिटीज वाले होंगे, ऐसा समझ में, कुछ कॉमर्स वाले होंगे। तो उस सेंस में क्या है कि इन जनरल अगर देखा जाए तो 10th क्लास आपका एंड हो रहा है यहाँ पे सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का एंड किस सेंस में हो रहा है? सोशल साइंस का एंड हो रहा है जो हमारा ये वाला टॉपिक है, कौन सा? सोशल में जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो चैप्टर्स हैं, लास्ट चैप्टर्स आपको चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये चैप्टर किस बारे में बताते हैं? ये चैप्टर आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने अभी तक जो सिविक्स पढ़ी है, अभी तक जो आगे जाके पॉलिटिकल साइंस बनने वाली है, तो वो किन बारे में बात करती है। ठीक है, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम वही देखेंगे, डेमोक्रेसी को अलग अलग एस्पेक्ट्स पे देखने वाले हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे हम डेमोक्रेसी के। देखेंगे डेमोक्रेसी से एक आम इंसान की क्या एस्पिरेशंस रहती है, एक आम इंसान डेमोक्रेसी को लेकर क्या सोच रखता है, कितनी सोच सही है उसकी, कितनी सोच गलत है, जरूरत क्या है डेमोक्रेसी की, हाउ कैन वी असेस द आउटकम्स। अब डेमोक्रेसी तो आपने आपकी कंट्री में लिया है, क्लास 9th में जब हमने स्टार्ट करी थी चीजें सिविक्स पढ़ना। ठीक है, मतलब वैसे तो आप सिविक्स तो 6th क्लास से पढ़ रहे हो, लेकिन 9th क्लास में जब आपने बेसिकली एक ब्रॉड डायमेंशन पे पढ़ना स्टार्ट किया था 9th 10th में, तो आपने डेमोक्रेसी कहां से स्टार्ट करी थी? व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी से। अब खत्म कहां कर रहे हो आप? आउटकम से। मतलब आपने डेमोक्रेसी पूरी पढ़ ली, अब आप उसके आउटकम्स उसको एनालाइज करोगे एक तरह से कि क्या सही है, क्या गलत है, डेमोक्रेसी कैसी है। तो बहुत सारे बच्चों का ये नोशन होगा कि यार ये चैप्टर तो सिरदर्द है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में समझ कुछ नहीं आता है। लेकिन एक चीज मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, क्या यहां समझ भी सब कुछ आएगा, उसी के साथ साथ में जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है। किस सेंस में? बोर्ड्स के सेंस में। मतलब ये फिलोसॉफिकल बातें अपने बीच में रखता है ये चैप्टर, लेकिन बोर्ड्स में इसके कुछ गारंटीड क्वेश्चन है कि हाँ, क्वेश्चन यहीं से आना है इसमें। आगे समझ में? तो मतलब टारगेटेड क्वेश्चन से ज्यादा उसमें सिर लड़ाने की जरूरत नहीं होती आपको। आपको पता है कि हाँ, इसके क्वेश्चन यहां से ऐसे आने वाले हैं। और ये भी गारंटीड है कि पिछले साल तक, अभी थोड़ा पेपर पैटर्न एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको और बता दूंगा कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 7 या 8 में से आ ही जाता था। ठीक है, तो यहां पे अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेटेज इस चैप्टर को फिर से मिले एक 5 नंबर के क्वेश्चन की। तो इस चैप्टर को हम क्रिस्प तरीके से पढ़ेंगे, समझते चलेंगे चीजों को आसान करके, और सीधे सीधे मार्क्स स्कोर करने वाली स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले हमें कंसेप्ट सारे समझना होंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो उसमें हम डेमोक्रेसी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, जैसे जो भी बात करी डेमोक्रेसी और उससे जुड़े हुए जितने भी इश्यूज थे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम क्या? फिर हम देखेंगे दूसरी चीज, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में। अभी जो तीनों टर्म है, इन तीनों टर्म की अपने आप में क्या एक बहुत बड़ी मीनिंग है, और इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अकाउंटेबल क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है। मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे और देखें अगर क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट में क्या आता है? अब जैसे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ और उससे रिलेटेड इश्यूज जैसे पॉवर्टी हो गया, ठीक है, और पॉवर्टी के बाद में जो गैप है सोसाइटी में, उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तरह तरह के इश्यूज। जैसे इसको ट्रायंगल के फॉर्म में समझो आप। ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल है, तो ये हमारी सोसाइटी है। ठीक है, पराठे की तरह दिख रही है लेकिन है नहीं वो। तो ये सोसाइटी में अगर हम देखें क्या क्या है, कि डेमोक्रेसी की एक जगह पे आप बात कर रहे हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं, डेमोक्रेसी हो गया। फिर उसके बाद में आप क्या बात करते हो? डेमोक्रेसी है, वहां पे इकोनॉमी भी एक चीज है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ,
ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ठीक है। और उसी के साथ साथ में पॉवर्टी। तो अब क्या होता है कि ये आपस में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में आपस में तालमेल मिलाने की कोशिश करते हैं हम, ताकि पॉवर्टी को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, नीचे की तरफ लाया जा सके, पॉवर्टी को, हमारी सोसाइटी में जितना भी गैप है उसे क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। देखो मैं बार बार उसी चीज को दोहरा रहा हूं कि अभी तक बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार समझ कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर बेसिकली जो है ना, वो आपको पूरा एक तरह से, जो बोलते हैं ना आप सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद में जो आप समरी वाली बात करते हैं, तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों समरी की तरह ही है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों? क्योंकि आपने जहां से 9th से स्टार्ट किया था आप 10th पे खत्म कर रहे हो, तो इस बीच में इतने सारे टेस्ट दिया आपने, इतना सारा पढ़ा, इतने सारे सिविक्स के टीचर्स को देखा सुना, आपको क्या समझ में आया? तो आपको एक रस मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है, ना कि वो आम रस होने वाला है ना अनार रस होने वाला है, बाकी आपको एक एसेंस समझ में आएगा उसका, ठीक। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। डेमोक्रेसी ये तो समझा दिया आपको। ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, और इश्यूज रिलेटेड टू इट में पॉवर्टी, कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आता है क्या, फिर आता है सोशल डाइवर्सिटी। अब देखो आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी में डाइवर्सिटी तो होना तय है। डाइवर्सिटी कैसे होना है, मतलब आप हो, मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, हमारी कास्ट अलग हो सकती है, हमारी क्रीड अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन क्या है, अब हमें साथ में रहना है एक देश में, तो हमें अकोमोडेट करते आना चाहिए। तो सोशल डाइवर्सिटी को समझेंगे डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से। देखो ये यहां पे ध्यान रखना है आपको कि डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे सारी चीजें, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं ना, तो उस सेंस में आपको यह ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ेंगे कैसे गैप्स को रिड्यूस किया जा सकता है, जो सोशल डाइवर्सिटी है उसे रिड्यूस किया जा सकता है, लोगों को आपस में एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, अकोमोडेट किया जा सकता है, वो सारी चीजें, ठीक है। अकोमोडेट, तो आपको ये ध्यान रखना है सोशल डाइवर्सिटी और हाउ कैन बी अकोमोडेट दैट सोशल डाइवर्सिटी। फिर आता है डिग्निटी एंड फ्रीडम, एक टॉपिक ये भी पढ़ेंगे हम। अब डिग्निटी क्या है, फ्रीडम क्या है, तो ये तो आपको पता है, मतलब आपको सम्मान के बारे में, लोगों के आत्मसम्मान के बारे में पता है, डिग्निटी के बारे में पता है, आजादी के बारे में पता है, फ्रीडम के बारे में पता है, ठीक, वहां तक तो अच्छी बात है। लेकिन हम अब सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में किस तरह से एक सिटीजन की डिग्निटी होना चाहिए, किस तरह से एक सिटीजन की फ्रीडम होना चाहिए, कितनी फ्रीडम होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि बेसिक आउटलाइन क्या होने वाला है हमारा, बेसिक आउटलाइन क्या होने वाला है, चैप्टर किस बारे में डील करता है। तो ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक, जो चैप्टर है उसके सब टॉपिक्स 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे, आपको कुछ चीजें रिकॉल करवाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी को हम एसेस कर सकते हैं। एसेस का मतलब क्या है कि कैसे हम उसको एक एक्सेस होता है, ठीक है, ज्यादा वाला एक एसेस होता है, मतलब उसके हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सब टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा एक नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पिछले वीडियो में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था आपको, ये समझाया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का एक कह सकते हैं कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बता दिया था कि चैप्टर होने क्या वाला है, ठीक है। अब पहला जो टॉपिक है हमारा, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। अब देखिए यहां पे क्या है, शब्द सिर्फ इतना है, एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। डेमोक्रेसीज आउटकम का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं आपके सामने। आपने आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी ले आए हो, अभी आप ये भी तो एनालाइज करोगे उस चीज को कि डेमोक्रेसी सही है या नहीं है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने एक बाइक खरीद ली मान लीजिए, ठीक है। अब जो बाइक खरीदी तो आप उसके आउटकम्स को एसेस करोगे कि यार एवरेज कितना दे रही है, कितने टॉप स्पीड पे जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट करके देखता हूं टूटती है नहीं टूटती है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, एसेस करोगे ना उसकी परफॉर्मेंस को। ठीक वही चीज भी है क्या कि डेमोक्रेसी भी एक गाड़ी की तरह है, आप चलाओगे, चलाने के बाद में क्या देखोगे कि सही है नहीं, उसके रिजल्ट्स क्या है। आया समझ में? एज सिंपल इज दैट।
तो अब क्या है, देखो जो आपको मैंने हेडिंग समझा दी सारी चीजें वही हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो चैप्टर है कुछ नहीं है, बस फिलोसॉफिकल चैप्टर है, पूरा डेमोक्रेसी और उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लर्न करना पड़ेगा चीजों को, सिर्फ समझते चलो, एक कहानी की तरह सुनते चलो चीजों को, बड़ा आसान सी चीज है। और इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेंगे तो वो आप लिख भी सकते हो अब डायरेक्ट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर इस चैप्टर को ऐसे स्टार्ट करें हम, तो हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के साथ साथ में बहुत सारी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी है। व्हाट आर दी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपको जो ठीक लग रहा है वो चूज कर सकते हो आप। हमारी कंट्री में हमें लगता है डेमोक्रेसी सही है तो हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी को ऐसा लगता था कि डेमोक्रेसी सही है, उन्होंने डिक्टेटरशिप सही है तो उन्होंने डिक्टेटरशिप को अडॉप्ट किया अपनी कंट्री में। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में आपको ये देखना होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाह रहे हैं, ठीक। अब लेकिन क्या होता है, हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी। सभी लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। क्या कारण हो सकता है? तो देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल है, मार्केट में आप मार्कर लेने जाते हैं, ठीक है, मार्केट मार्कर कंफ्यूज हो जाओगे, तो मार्केट में आप ये पेन लेने जाते हैं जैसे, ठीक। तो बहुत सारे पेन थे लेकिन आप यही पेन पसंद करोगे तो उसके पीछे कुछ खास कारण होगा। क्या कारण होगा? क्योंकि इस पेन से मैंने लिखा है, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप किसी भी चीज की क्वालिटीज को देखते हैं, किसी भी चीज की फीचर्स को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं कि वो आपके लिए सूटेबल है नहीं है, फिर उसे खरीदते हैं ना आप, ठीक। तो वही यहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है कि हमने डेमोक्रेसी और उसके अल्टरनेटिव्स देखे, लेकिन उसके ऊपर जाके लोग क्या अडॉप्ट करते हैं अपनी कंट्री में, अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू हैव डेमोक्रेसी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। लोग डेमोक्रेसी को अगर प्रेफर कर रहे हैं तो देयर इज अ रीजन, ठीक है। क्या रीजन है वो रीजन है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? जैसे डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी में क्या है, डिग्निटी है इंडिविजुअल की, ये सब 9th क्लास में पढ़ा था हमने। क्या देता है डेमोक्रेसी? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन देता है। तो मल्टीपल हमने ये वो देखे थे, वैल्यूज देखी थी, एडवांटेजेस देखे थे कि डेमोक्रेसी में ये सब है, ठीक। खुश हो गए आप? अब अगर आते हैं, बात की जाती कि हाँ डेमोक्रेसी में ये सब कुछ है, इक्वालिटी ऑफ मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी है, आपकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाएगी पूरी तरह से, आपको वोट देने की आजादी है, सब कुछ है, सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दीज एडवांटेजेस, ठीक है। ये जो एडवांटेजेस आपने पढ़े समझे हैं, तो इनकी रियलिटी क्या है? क्या ये एडवांटेजेस जैसे बताए जाते हैं वैसे आपको मिल रहे हैं? ठीक है, फिर से रिपीट करूं, क्या ये एडवांटेजेस जो हम मतलब एक ख्वाब देखते हैं हमेशा कि हाँ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होगी, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? इज द इक्वालिटी गिवन टू ऑल, ठीक है, क्या इक्वालिटी सबको मिल रही है? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हो आप, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में? क्या एक आम नागरिक भी उतना ही आजाद है जितना कि एक कोई एक बड़ा बिजनेसमैन? तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ठीक है। रियलिटी की बात की जाए तो रियलिटी में बहुत सारे मिसमैच देखने को मिलते हैं हमें, क्लियर। उस सेंस में अगर देखें तो एक ये जो स्टेटमेंट निकल के आता है, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनेगा, क्या इन्वर्टेड कॉमा में लगेगा ये, और इसमें ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन द प्रिंसिपल। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया था कि हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करते चलेंगे वो क्वेश्चंस आपको पढ़ते चलना है, याद करते चलना है, उन्हें नोट करते चलना है, क्योंकि क्या है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत मतलब काफी हद तक आप फोरकास्ट कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। तो और ये आया भी है पिछले पेपर से, अगर आप उठा के देखोगे तो स्टेटमेंट ऐसा दे दिया, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में ये सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस दोनों से ही होता है, SEB और CEB इनमें, लेकिन एक डिफरेंस होता है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दूं क्या थोड़ी सी, तो आप वो सर्च कीजिएगा कि प्रैक्टिस SE वाला प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है और CE वाले प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अलग अलग होती है दोनों चीजें। तो यहां पे हमने ये देखा, ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है। देखो ये स्टेटमेंट को अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा कि डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे इक्वालिटी है, डिग्निटी है, फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन है, वोटिंग राइट्स हैं, सारी चीजें हैं। तो ये प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब आप बात करते हो कि हाउ अ कॉमन सिटीजन is practicing those principles which are being provided him under the democracy, क्या एक कॉमन सिटीजन जो है वो इन सारे प्रिंसिपल्स को एंजॉय कर पा रहा है जो उसे डेमोक्रेसी के अंदर में मिला है? नहीं कर पा रहा है ना। तो उस सेंस में बोला जाता है बट इट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, कि जब ग्राउंड लेवल पे बात की जाती है कि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल्स को जो सारे राइट्स दिए गए, क्या वो सारे राइट्स को एंजॉय कर पा रहा है,
इज ही एबल टू एंजॉय दोज राइट्स? तो आंसर आपको मिलेगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जो डेमोक्रेसी में छुपे हुए हैं। तो वही सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, धीरे धीरे एसेस करेंगे। हेडिंग क्या हमारी? एसेस, हाउ कैन बी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। तो हमने डेमोक्रेसी देखा, डेमोक्रेसी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में ऊपर निकल के आती है, लोग चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस हैं, लेकिन वो जो एडवांटेजेस हैं वो दे आर सीन गुड इन प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स में बहुत अच्छे देखे जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात बोली जा रही है डेमोक्रेसी में, लेकिन अगर बात की जाती है बट इट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, ठीक है, इन इट्स प्रैक्टिस। आया समझ में? ये स्टेटमेंट आपको आंसर इस पे लिख सकते हैं आप कि है नो डाउट डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो सारी चीजें दूर हो जाती है। अब इस स्टेटमेंट को च्युइंगम की तरह स्ट्रेच करना सीखना है आपको, ठीक है। आ गए हम, तो जबरदस्ती नहीं स्ट्रेच करना हो, ठीक है। रिलेटेबल कंटेंट लिखना है, पॉइंट्स में लिखो, रिलेटेबल कंटेंट लिखो, आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है। 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, तो आप अच्छे से कर सकते हो। सो डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस ऑल्सो? अब देखो क्या है, यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको कि डेमोक्रेसी में क्या हमने देखा, डेमोक्रेसी में सारी चीजें देखी कि प्रिंसिपल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात करते हैं सो दोस प्रिंसिपल्स आर नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड में जब प्रैक्टिस नहीं की जाती, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते हमारे सामने एक सवाल आता है कि आप सिर्फ डेमोक्रेसी को मॉरल रीजंस के लिए ही कर रहे हैं क्या? कोई उसके लिए प्रूडेंशियल रीजन नहीं है क्या? मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन चैप्टर 1 इसी क्लास में आपने पढ़ा है। मॉरल मतलब क्या है कि आप एक कह सकते हो मोरालिटी, आपकी नैतिकता आपको ये बोलती है कि यार ये बहुत अच्छा है। जैसे कि एक जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको मॉरल रीजन के लिए। मॉरल रीजन के लिए क्या है? मॉरल रीजन के लिए ये एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि आप क्या करते हैं, आप गरीबों को दान देते हैं या फिर गरीबों को खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो वो आपका मॉरल रीजन हो गया कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यार, क्या कि चलो हमने कुछ अच्छा काम किया। लेकिन उसके साथ में प्रूडेंशियल रीजन भी हो रहा है क्या कि आपके सोसाइटी में आपके पास अगर संसाधन है, आपके पास पैसे हैं, आप उस लायक हो कि आप दे सकते हो गरीबों को, तो उससे आप क्या कर रहे हो, आप गरीबी मिटा रहे हो, एक तरीके से गरीबों को खाना दे रहे हो, या फिर कह सकते हो कि आप उनकी मदद कर दे रहे हो। तो ये प्रूडेंशियल भी हो गया, इसमें मॉरल भी आ गया कि आपको संतुष्टि भी मिल गई, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल गया, आपने अच्छा काम किया, आपकी नैतिकता, आपकी मॉरलिटी आपको बोलती है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, वेरी गुड, ठीक है। और वहीं पे आपने एक प्रूडेंशियली भी काम कर दिया कि कोई गरीब था, कोई भूखा था, उसको आपने खाना खिला दिया। तो अगर यहाँ पे देखें हम, ठीक है, एग्जाम्पल से हटके अगर आए कि यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी को आप इसलिए अडॉप्ट कर रहे हो क्या कि वर्ल्ड वाइड उसे अच्छा एक्सेप्ट किया जाता है, या फिर उसमें कुछ है भी अच्छा, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन ऑल्सो, ठीक है, क्या कुछ उसमें अच्छे प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं? तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए नहीं लागू कर लिया गया है क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, उसके पीछे प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं। ये सवाल हमें कब आता है सामने, जब हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स तो बहुत अच्छे हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को जब प्रैक्टिस करने की बात की जाती है तो वो फील नहीं किया जाता। क्लियर? ये हो गया। तो अब जैसे डेमोक्रेसीज हैं वैसे बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं, मतलब कि एक कंट्री है बोलती है अपने आप को डेमोक्रेसी, ठीक है, तो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस होंगे, सारी चीजें चल रही होंगी। लेकिन उसकी तरह बहुत सारी दूसरी डेमोक्रेसीज भी होगी, तो बड़े खुश हो गए आपकी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी हो गई, लेकिन बट ऑल दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, सारी डेमोक्रेसीज एक दूसरे से काफी अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि देखिए इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इंडिया में जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ठीक है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच आर वर्किंग इन फ्रांस, ठीक। तो उस सेंस में हम क्या देखेंगे कि हर कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो डेमोक्रेसी को लेकर डिफरेंट होता है। अमेरिका में डेमोक्रेसी एक अलग फॉर्म में देखने को मिलेगी इंडिया के कंपैरिजन में। तो इस तरह से क्या होता है, लार्ज डिफरेंसेस होते हैं। अब जब ये लार्ज डिफरेंसेस होते हैं तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते क्वेश्चन उठता है क्या कि कोई एक कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? कॉमन पॉइंट किस सेंस में कि हम बोल सके कि हाँ अगर ये डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में ये तो होना ही चाहिए। आया समझ में? जैसे क्या है, जैसे आप सभी लोग हैं, अब कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से हो, ठीक है, कह सकते हैं कि कोई किसी कास्ट को बिलोंग करता है, कोई किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, सब अलग अलग हैं, लेकिन सब आप बोल रहे हो कि हम एक हैं। तो आप कॉमन पॉइंट क्या बताओगे कि हम सब क्लास 10th में हैं, उसी के साथ साथ बोल दोगे कि हम दिगराज सर से पढ़ रहे हैं।
आया समझ में? तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वही बोला जा रहा है डेमोक्रेसी है, बहुत सारी हजारों डेमोक्रेसी है, नहीं हजारों तो ज्यादा बोल दिया, ठीक है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो है उनमें डेमोक्रेसी है, मतलब अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है, लेकिन हर डेमोक्रेटिक कंट्री अपने अपने सोशल कल्चरल पॉलिटिकल स्फीयर में अलग होती है। यहां तक आ गई कहानी समझ में? ठीक है, यहां तक कहानी में हमने क्या देख लिया कि डेमोक्रेसीज होती हैं लेकिन सब डेमोक्रेसीज अलग अलग होती हैं। तो फिर अब हम कॉमन पॉइंट क्या रख सकते हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकें कि सारी डेमोक्रेसीज को ये तो करना ही चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए, वी आर असेसिंग द डेमोक्रेसीज आउटकम। ठीक है, तो हम डेमोक्रेसी के आउटकम को असेस कर रहे हैं कि किस तरह से आप डेमोक्रेसी के रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो उस सेंस में यहां पे क्या बोला गया है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो डेमोक्रेसीज में कुछ तो कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो हम वो कुछ तो कॉमन पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, अब जैसे हम देखें वी डेमोक्रेसी इन आवर एक्सपेक्टेशंस, हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम खुश हैं उस चीज को लेके कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, डिक्टेटरशिप नहीं है। अब क्या होता है कि हमारी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस होती है क्या कि डेमोक्रेसी हमें ये दे, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी राइट टू प्रॉपर्टी रहे, हमारा राइट टू लाइफ रहे, ऐसा नहीं कि कोई भी आके गोली मार के चले जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहे, इक्वालिटी रहे। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं ना, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। फिर क्या होता है कि मान लो कभी कभी जैसे क्या होता है, कभी कभी आप करप्शन देख रहे हैं या फिर आप ये देख रहे हैं कि कोई नेता का बेटा था वो नेता बन जाता है, बड़ा नेता बन जाता है, तो उसके चलते हम घर में बैठ के पकोड़े खाते हैं और चाय पीते हुए न्यूज चैनल पे देखते हुए क्या बोलते हैं कि यार ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इस तरह से बात करते सुना होगा ना आपने। तो ये वही बताता है क्या कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी होना चाहिए, डेमोक्रेसी वैसी होना चाहिए, और तरह तरह के विचार प्रस्तुत कर दिए जाते हैं डेमोक्रेसी को लेके। लेकिन डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है तुम्हें डेमोक्रेसी जाते हुए दिखेगी कहीं से कि वो जा रही है इधर आओ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वो फॉर्म आपको क्या क्रिएट करके देता है? कंडीशन क्रिएट करके देता है। इट ओनली क्रिएट्स कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। वो आपको एक तरह से कह सकते हैं क्या कि वो आपको एक सिचुएशन, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर देता है कि हाँ आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो आपको वहां पे ये सारी चीजें हो सकती है, आपको एक कंडीशन बना के दे दी, ठीक है, आपको एक क्या दे दिया? एक बेस दे दिया। बट द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। आप चाह रहे हैं इक्वालिटी हो तो डेमोक्रेसी आपको बेशक प्रोवाइड करेगी कि हाँ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर मस्ट बी इक्वालिटी। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए कंटिन्यूस बेसिस पे। डेमोक्रेसी ने तो बोल दिया, चाइना भी बोलती है, लेकिन क्या चाइना में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हो पा रहे? नहीं हो पा रहे। तो उस गोल को अगर अचीव करना है तो कौन अचीव कर पाएगा? कोई नेता अचीव नहीं कर पाएगा, अचीव करेंगे सिटीजंस। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है, डेमोक्रेसी सिर्फ आपको एक ग्राउंड दे सकती है, मैच आपको खुद खेलना है जाके वहां पे। आया समझ में? सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशंस एंड अचीव दोस गोल्स। क्लियर है? देखो बहुत अच्छी चीजें हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा है हमने आखिरी तक, कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो एक बार कहानी फिर से रिकैप करवाता हूं। देखो क्या होता है, डेमोक्रेसी है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबके अपने अपने एडवांटेज है, लेकिन हम क्या चूज करते हैं? डेमोक्रेसी। लेकिन हम डेमोक्रेसी जिस चीज को सोच के चूज करते हैं उस चीज की रियलिटी क्या है? अलग है। तो उस सेंस में हम क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स में तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी अलग हो जाती है। और उसी चीज के चलते हमारे सामने एक सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है? वो सवाल ये उठता है कि क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ मॉरल रीजन के लिए लगते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है इसलिए डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, या फिर कुछ उसमें अच्छा है भी या नहीं है? ठीक है, वो हम प्रैक्टिस कर पा रहे नहीं कर पा रहे। मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन। क्लियर है? ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनेगा, आपको बनना चाहिए। फिर दूसरी चीज हमने क्या बात करी? हमने ये देखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, लेकिन उन डेमोक्रेसी से बढ़ती एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई डेमोक्रेसी देवी के रूप में आएगी और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगी, वहां पे सिटीजंस को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और इन सारे डायमेंशंस पे काम करते हुए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को अगर असेस करना है तो शुड बी सिटीजन सेंट्रिक असेसमेंट। ठीक है, सिटीजंस को क्या रखना चाहिए? बीच में की रोल देना चाहिए और फिर चीजों को असेस करना चाहिए। क्लियर है? सिंपल सी चीजें हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बता दिया। एक मेरे एंड पे मैंने कोशिश करी आपको एक फिलोसॉफिकल वे में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, एक ही हेडिंग के अंदर हैं। कौन कौन से? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में। वो क्या होता है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक
सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट पार्ट 1। पार्ट 1 है, मतलब पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 टॉपिक्स लिखे हैं आपकी बुक में, जैसे दिया है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अभी क्या है, ये जो हेडिंग है आपकी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबल गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेट गवर्नमेंट, या फिर तीनों एक साथ पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है? अभी आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म्स क्या बताना चाह रही है और इन्हें हम समझेंगे कैसे। तो एक कहानी के फॉर्म में कुछ चीजें, मतलब जैसे अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव मैं आपको अभी बता देता हूं, लेजिटिमेट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से? हम डेमोक्रेसी से सिंपल सी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे राइट टू चूज देयर रूलर्स, वी मस्ट हैव राइट टू चूज आवर रूलर्स, ठीक है। कि हमें अधिकार होना चाहिए कि हमें कौन रूल करेगा, कौन रूल करेगा मतलब गवर्नमेंट कौन रन करेगा, उसे हम चूज करें। तो एक ये एक्सपेक्टेशन होती है आपकी, ठीक। दूसरा क्या है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, अगर पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन में अब कुछ भी डिफेंस डिफेंस से रिलेटेड मटेरियल्स को प्रोक्योर करना है, एयरक्राफ्ट खरीदना है, गन खरीदना है, तो जरूरी नहीं कि उसमें भी हमें डिसीजन मेकिंग में उस चीज का भी हक हमें मिले। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना है तो जरूरी नहीं कि हमें हक मिले, लेकिन जहां तक हो सकता है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। लोगों को कहीं तो अधिकार मिलना चाहिए। कोई लॉ बनाना है तो उस पर लोगों से पूछा जा सकता है। इस तरह से हमारे को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए, हमें भी कहीं ना कहीं इंडल्ज किया जाना चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। किससे? ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमें ये तो सारी चीजें मिले कम से कम, ठीक है। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, अब ये शब्द आता है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। अभी अकाउंटेबल का मतलब क्या है ये देखिए। तो सिटीजंस आर देयर, दे विल आस्क फॉर आंसर। अभी मैंने ये लिख दिया है, कंफ्यूज हो गए, इसको समझाता हूं। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज, आम भाषा में जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो आप पूछोगे हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस, ठीक है। एनुअल फंक्शन अगर हो रहा है, सही होता है या खराब होता है, तो हु वुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस, ऐसा पूछ लेते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि जवाबदेही कौन होगा, ठीक है। जवाबदेही मतलब क्या होगा कि जवाबदार कौन होगा एक तरह से, कि कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो वैसे ही क्या है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा किसके टुवर्ड्स? सिटीजंस के टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि सिटीजंस हैं। सिटीजंस थे तभी उन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाया है। उस जैसे बोला ना कि राइट टू चूज देयर रूलर्स, तो जो रूलर्स हैं जिनके पास में आज पावर है वो क्यों है? क्योंकि आम जनता ने, आम नागरिक ने उन्हें क्या दिए हैं? वो पावर दिए, वो पोजिशन दिए। क्लियर है? तो उस सेंस में क्या है, सिटीजंस आर देयर, दे विल आस्क फॉर आंसर एंड देयरफॉर गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू दी पीपल। अकाउंटेबल गवर्नमेंट समझा रहा हूं मैं आपको, अकाउंटेबल गवर्नमेंट आया समझ, मतलब जवाबदेही होना चाहिए। तो सिंपल सी डेफिनेशन जो थी वो मैंने आपको ये समझा दी कि अकाउंटेबल क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए। अब अकाउंटेबल होगी तभी वो अपने डिसीजंस को क्या कर पाएगी? सही तरह से ले पाएगी। मतलब उसे ये डर बना रहेगा ना, जैसे आप कुछ भी काम करते हो, आप मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अब आप जब आप उस काम को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय पे आप क्या करोगे? उस समय पे आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? कि आप वो सही तरह से काम करो। क्यों? क्योंकि अगर काम सही तरह से नहीं करोगे तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपके बॉस आपको क्या कर सकते हैं, मतलब बॉस ये बोलेंगे आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है, आपको जो काम दिया गया था, यू आर नॉट डूइंग दैट वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, यू आर नॉट अकाउंटेबल। आया समझ में? तो उस सेंस में क्या है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, उसे जवाबदेही बनना पड़ेगा किस चीज के टुवर्ड्स? अपने जो भी काम वो कर रही है। तो अब हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जब कोई भी काम करेगी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट रहेगी तो बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डिबेट है, एक आर्ग्यूमेंट है कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस रहते हैं या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है वो हमेशा डिसीजंस एफिशिएंट लेती है, लेकिन ऐसा है क्या? इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? ऑलवेज एफिशिएंट, ये सही और शब्द रहेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी रहती है, वो जितने भी डिसीजंस रहती है, क्या सारे डिसीजंस उसके एफिशिएंट होते हैं? एफिशिएंट मतलब बहुत अच्छे होते हैं क्या? तो उस चीज को हम ऐसे समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जैसे इंडिया देखते हैं, तो इंडिया में आपको पता होगा, जैसे आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, एक कहानी थी, वो पेड़ गिर जाता है
तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में गिरता है तो उस पेड़ को हटाने में 4 दिन लग जाते हैं और उसके नीचे जो दबा हुआ इंसान रहता है वो दम तोड़ देता है। तो वो एक व्यंग था, एक तरह से क्या था, एक सटायर था। वो हमारी सोसाइटी पे बताया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट कितना डिले करती है डिसीजंस लेने में। अब आप सोचते होंगे डिसीजन लेने में जब डिले कर रही है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? तो नो, इट इज नॉट एफिशिएंट, ऐसा बोलोगे आप। लेकिन चीजें हैं अलग अलग, वो समझाता हूं मैं आपको। क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारे यहाँ उतना एफिशिएंट नहीं होता है, उतना जल्दी नहीं ले पाते हैं कंपेयर किया जाए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से। अब हिटलर को पोलैंड के ऊपर हमला करना था, डिक्टेटरशिप थी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उन्होंने थॉट आया और हमला कर दिया होगा, कोई ज्यादा डिबेट डेलिब्रेशन इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता है। पाकिस्तान पे आज हमें हमला करना होगा तो हमें कितनी बार सोचना पड़ेगा, कितनी दफा सोचना पड़ेगा, हमला करें नहीं करें। अगर करना है तो उसके लिए प्रोसीजर है, ये पूछेंगे इससे, वो इसको बोलेंगे, तीसरे चौथे आदमी, तो लंबा एक प्रोसीजर रहेगा। तो क्या रहता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में नो डाउट डिसीजन जो होते हैं वो डिले होते हैं, कॉस्ट जो रहता है डिसीजन लेने का, मतलब जो टाइम कॉस्ट रहता है वो हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेयर किया जाए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन लिया जाता है, तो इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। ठीक है, क्या होता है कि डिसीजन लेट जरूर लिए जा रहे हैं, डिलेज जरूर हो रही है, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है, बहुत डिबेट और डेलिब्रेशन के बाद में लिया जाता है। डिबेट और डेलिब्रेशन मतलब क्या है कि मान लीजिए अब वो हमें अगर पाकिस्तान पे हमला करना है, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे यहाँ क्या होगा, बहुत सारे डिबेट्स होंगे। डिबेट्स कैसे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके स्कूल में जो कंपटीशन होते हैं। डिबेट्स मतलब क्या होगा कि अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, सभी लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, क्या वॉर इज द लास्ट सॉल्यूशन, तो ये बहुत सारे वो रहेंगे। अब इसके चलते क्या होगा, जब इतने सारे दिमाग लड़ रहे होंगे वहां पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि घुसे मार रहे हैं और लड़ रहे हैं, दिमाग लड़ना मतलब क्या कि वो सारे लोग सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, उस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो लेट जरूर होगा लेकिन बहुत क्वालिटेटिव डिसीजन होगा। है समझ में? तो उस सेंस में डिबेट और डेलिब्रेशंस होता है, नेगोशिएशंस होता है। तो डिसीजन मेकिंग हम कहते हैं कि उतनी एफिशिएंट नहीं होती, उतनी फास्ट नहीं होती है, लेकिन इफेक्टिव जरूर होती है, बहुत क्वालिटेटिव होती है। आया समझ में? तो ये आपको पूरी कहानी क्यों सुनाई थी, तो क्योंकि एफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है, क्वालिटेटिव होती है, उस कारण क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है कि वो एफिशिएंट डिसीजंस लें। ऐसा इसको इससे रिलेट करो कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हो तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है, ऐसे वो गवर्नमेंट जो ऐसे डिसीजंस ले विच आर बीइंग टेकन आफ्टर कंसीडरिंग द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री के नागरिकों को आपने क्या किया, कंसीडर किया, उसके बाद में डिसीजन लिया है। ठीक है, यू आर टेकिंग द डिसीजन इन अकाउंट टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो जब आप किसी भी डिसीजन को ले रहे हैं और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, पहले सिटीजन्स के बारे में सोच रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका डिसीजन भी क्या होना चाहिए, आपका डिसीजन भी एफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में माना डिलेज हो जाती है, लेकिन जो निकल के आता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ये आप समझ जाएंगे एक बार में। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। कोई डिक्टेटर है, कोई मोनार्क है, उन्हें क्या डिसीजन लेना है वो अपने अपने एंड तक रखेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सबको बताए। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे तो वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, लोगों को पता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये जो दो शब्द है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव, तो ये दोनों आपस में आपको रिलेटेबल लगे। अकाउंटेबल मतलब आपको समझ में आ गया कि जवाबदेही रखना पड़ेगी गवर्नमेंट को, कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड टू आंसर टू द पीपल। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू आंसर टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो उस सेंस में विच एवर डिसीजन द गवर्नमेंट इज टेकिंग, इट मस्ट टेक दोज डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो आम जनता है उनको कंसिडर किया जाए, उन्हें कंसिडर करने के बाद में ही डिसीजन लें। क्लियर है? ये तो हो गया। उसके बाद में अगर रिस्पॉन्सिव की बात की जाए तो यहां पे हमें समझना है रिस्पॉन्सिव शब्द क्या होता है। उसके पहले कुछ और एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मतलब डेमोक्रेसी में ये एक्सपेक्ट किया जाता है रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, ओपन पब्लिक डिबेट होना चाहिए कि आम जनता जो है वो क्या कर सके, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी लेजिस्लेशन पे, किसी भी इशू पे क्या कर सके, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। सिटीजंस पार्टिसिपेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें सिटीजंस का पार्टिसिपेशन भी हो।
कंट्री में करप्शन नहीं हो, ठीक है, फ्री ऑफ करप्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस इन जनरल, हमारी आशाएं होती है किसको लेकर, एक डेमोक्रेसी को लेकर। तो अब जब हमारी ये इतनी आशाएं होती है, हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव सिंपल सी चीज है, मैं ये मार्कर फेंक के मारता हूं अगर आपको, तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, आप फटाफट क्या कर दोगे, आप उसके अकॉर्डिंगली इधर से उधर मूव कर जाएंगे। आया समझ में, डरे तो नहीं थे। तो उस तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट समझे सोसाइटी क्या चाह रही है, सोसाइटी क्या मांग रही है, और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। सिंपल सी चीज, रिस्पॉन्सिव ये होता है। तो अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट शुड बी मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अकाउंटेबल आपको बता दिया, जवाबदेही होना चाहिए गवर्नमेंट को, उसे जो भी डिसीजंस ले रही है वो ऐसे लेना चाहिए कि वो उस चीज को डिफेंड कर सके, उस चीज पे खड़े रख सके अपने आप को। और रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसकी हम मतलब अगर देखा जाए तो इन डायमेंशंस पे उतनी ज्यादा बातें नहीं हो पाती है, इतना ज्यादा बेहतर नहीं हो पाता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ओपन पब्लिक डिबेट की अगर बात करो तो जो इंफॉर्मेशन रहती है वो जनरल पब्लिक तक यूं ही नहीं पहुंच पाती, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं। तो इन सारे सेंस में अगर इन सारे इश्यूज को समझा जाए तो क्या है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट उतना बेहतर नहीं कर पाती है, लेकिन गवर्नमेंट प्रयास करती है, रिस्पॉन्ड करती है एक रिस्पॉन्सिव वे में, ताकि वो इन सारे फैक्टर्स पे, इन सारी एक्सपेक्टेशंस पे अपने आप को क्या कर सके, खरा साबित कर सके, ठीक है। तो इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स ऑल आवर एक्सपेक्टेशंस। तो रिस्पॉन्सिव को अगर बात की जाए तो रिस्पॉन्सिव क्या हो गया यहाँ पे, सिंपल सा रिस्पॉन्सिव हो गया, गवर्नमेंट शुड एक्ट इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड प्लेस्ड बाय द पीपल, या फिर डिमांड विच आर बीइंग अलाइन विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना होगा। गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द डिमांड्स ऑफ द सिटीजंस। क्लियर है, ये सारी चीजें हमने आपको भी बताई। तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव हमने इसमें समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गई है। जो बुक में जो स्टोरीज दी है, मतलब रिलेट करवाया चीजों को, तो वो यही बताया गया है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होता है, उसे अलग अलग इश्यूज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में, कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है थोड़ा सोचिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे हमारे पिछले टॉपिक का, जो था अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पार्ट 1 में आपको हमने क्या बताया था, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट किसे कहा जाएगा, क्या ट्रेट्स होंगे, किस तरह से गवर्नमेंट को बिहेव करना पड़ेगा ताकि वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव कहलाए, ठीक है। हमने कुछ इश्यूज के साथ में समझा था, जैसे हमारा चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमने उसके रिलेशन में देखा था कि हाँ, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उन एक्सपेक्टेशंस पे कितना कैसे परफॉर्म कर रही है। तो हमने डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से, करप्शन के पर्सपेक्टिव से अलग अलग इश्यूज को लेकर समझा था कि अच्छा, ऐसी गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, ऐसी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होगी, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड पिलर है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, उसे हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑन विच द परफॉर्मेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज नॉट सेटिस्फाइंग। मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उतनी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। जैसे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो करप्ट होती है, ठीक है, देयर इज नो डाउट इन दैट कि बहुत सी बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां करप्शन के केसेस देखे हमने। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो बहुत डिलेज होते हैं, बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म होता है, तरह तरह की चीजें रहती है, ठीक है। तो उस सेंस में हम क्या देखते हैं, उस सेंस में ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सेटिस्फाइंग नहीं है। अब सवाल यह आता है कि किसी चीज से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उस चीज को क्यों आगे तक कंटिन्यू कर रहे हो। ये मार्कर आप खरीदते हैं, मार्कर अच्छे से नहीं लिख पा रहा तो आप क्या करोगे, फेंकोगे, मैं नहीं फेंक रहा हूं अभी, ठीक है, फेंकोगे और दूसरा लाओगे। आया समझ में। तो वही चीज यहां पर रहती है क्या, कि आप जब बोल रहे हो कि आपको जो डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर जो डेमोक्रेसी है वो उतनी सेटिस्फाइंग नहीं लग रही बहुत सारे एस्पेक्ट से, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट, ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं, तो उसके पीछे कारण है। इन वन रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव, ठीक है।
तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक डायमेंशन पे, एक रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो एक मुद्दा ऐसा है जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा बेहतर परफॉर्म कर सकती है एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। आई रिपीट, एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मुद्दा है, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हम कहते हैं क्या कि नहीं, हमें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा पसंद है, चाहे वो डिलेज हो उसमें, चाहे वो रेड टेपिज्म हो, चाहे वहां पे करप्शन हो, चाहे वहां पे तरह दुनिया भर की दिक्कतें हो, लेकिन फिर भी हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद है। क्या है वो मुद्दा? तो वो मुद्दा ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब सवाल यहां आता है कि ये लेजिटिमेट क्या होता है? ठीक है, कि आप बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, इस कारण से वो जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, नॉन डेमोक्रेटिक हो गया जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की, तो उन सब में हम किसको प्रेफर करेंगे? उन सब में हम प्रेफर करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री को। वो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री लेजिटिमेट होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। अब सबसे पहले अगर हम इसे समझें कि लेजिटिमेट क्या होता है, तो बुक बंद कर दो सब कुछ अभी के लिए, ठीक, समझाता हूं सिंपल सी लैंग्वेज में। क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एडिडास इज अ लेजिटिमेट प्रोडक्ट। ठीक, आप क्या बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमने खरीदा है, प्रोडक्ट तो बहुत लेजिटिमेट प्रोडक्ट है, इस पे तो कोई डाउट नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर और कहां लेजिटिमेट शब्द को आप यूज कर सकते हो कि डिसीजन टेकन बाय आवर क्लास मॉनिटर इज अ लेजिटिमेट डिसीजन। ठीक है, वी विल रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। अधिकतर तो ऐसा होता नहीं है, क्लास मॉनिटर के डिसीजन के अगेंस्ट जाते हैं अधिकतर बच्चे। ठीक है, तो लेजिटिमेट क्या होता है? कुछ भी लेजिटिमेट मतलब जिसे वैल्यू मिल रही है, जिसे जस्टिफाई किया जा सकता है। डेफिनेशन भूल जाओ सारी, अभी सिर्फ समझो क्या कि जिस चीज को आप क्या बोलते हो, जिस चीज को ऐसा बोलते हो कि नहीं यार ये तो सच है, मतलब ये सही है, इसकी हमें वैल्यू करना चाहिए, वो लेजिटिमेट। जैसे प्रोडक्ट अगर मानते हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी लेजिटिमेसी बढ़ जाती है। ठीक, क्या होता है कि आप मान लीजिए आपकी फोटो है अगर किसी एक्टर के साथ में, एक्ट्रेसेस के साथ में, जो भी जिसके साथ खिंचवाना चाहो आप, तो आप क्या बोलोगे कि इस फोटो की लेजिटिमेसी देख रहे हो आप, इस फोटो की लेजिटिमेसी क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपके साथ में कोई ऐसा पर्सन भी है उसमें जिसकी अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो वैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर बात की, और लेजिटिमेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब क्या है कि उसे अपने आप में बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशंस मिले हैं, अपने आप में वो चीज जस्टिफाई है। ठीक है, तो समथिंग विच कैन बी जस्टिफाइड वो लेजिटिमेट हो जाता है। जैसे जैसे क्या होता है कि अब एक लॉ है, ठीक है, उस लॉ को आप क्यों फॉलो कर रहे हो? क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द लॉज आर लेजिटिमेट लॉज। ठीक, उसे आप क्या कर सकते हो? जस्टिफाई कर सकते हो, उसे बोल सकते हो कि नहीं हमारे संविधान में, हमारा संविधान इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इतने समय तक मिलकर बनाया था, तो ये लॉ गलत नहीं हो सकता है। आया समझ में? वही चीज सिंपल सी यहां पे क्या कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट इसलिए होती है क्योंकि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, वो लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के द्वारा चयनित की गई गवर्नमेंट होती है, उसे लोगों ने चूज किया है। तो जिस चीज को आप पसंद करते हो आप उसको तो मानोगे ही ना, लेजिटिमेट समझोगे ही ना। तो वही चीज यहां पे क्या कि आप गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसकी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं यार ये तो हमारे द्वारा चुना गया है। चाहे अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती है। आपने किसी लीडर को चूज कर लिया और लीडर ने अब तुम्हारी नाक में दम कर दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन आप अभी भी उस लीडर को लेजिटिमेट मानोगे, सही मानोगे। क्यों? क्योंकि उस लीडर को आप ही ने तो चूज किया है। आया समझ में? वही चीज यहां पे होती है, इट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की अपनी खुद की सरकार होती है जो क्या करती है, लोगों की अपनी खुद की सरकार होती है, इस कारण से लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे लेजिटिमेट मानते हैं। आया समझ में? पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। अगर आप कंपेयर किया जाए, आपको दो ऑप्शन दिए, चलो आप ही से पूछता हूं मैं, क्या कि दो ऑप्शन है आपको कि आपके ऊपर एक डिक्टेटर जैसे मैं रूल करूं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप अपने नेता को खुद चूज करें, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? दिखती बात है कि आप क्या प्रेफर करेंगे, मुझे नहीं, मतलब आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रेफर करोगे ना। तो वही चीज होती है यहाँ पे क्या कि जैसे एक डेटा कलेक्ट किया गया था, डेटा फ्रॉम साउथ एशिया, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया और आसपास की, तो वहां पे क्या पाया गया है कि लोग क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप उस डेटा को देखिएगा, आपकी बुक में जो नीचे दिया है, ठीक है, पेज नंबर 92 पे दिया है, तो उस डेटा में आपको क्या मिलेगा? आपको सारे एनालिसिस मिलेंगे कि कितने लोग इंडिया में, कितने लोग बांग्लादेश में, कितने लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तो डेटा ऊपर नीचे ही है। तो क्या है कि वहां पे लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि जो उनके रूलर्स हैं वो उनके द्वारा इलेक्ट हो, ठीक है, वो चूज करें अपने लीडर्स को। तो उस सेंस में क्या है कि उस सेंस में क्योंकि लोग उस चीज से सेटिस्फाइड रहते, उस चीज को लेजिटिमेट मानते हैं कि यार जैसा भी है, जो भी है, हमारे द्वारा चुना गया है ना। तो वही एक कारण है, तीसरा कारण, जिस कारण से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रेफर किया जाता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर, जो भी अल्टरनेटिव्स आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लेजिटिमेट होता है, इसकी अपने आप में क्या होती है, वैल्यू होती है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप ये सारी रामायण के बाद में आपको अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होता है, और क्या हो सकता है। और इसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने आपको क्वेश्चन बताना भूल गया कि डिसीजन मेकिंग जो रहता है वो उतनी फास्ट नहीं होती, फिर भी क्यों डिसीजंस को एक्सेप्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक डिसीजंस को एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें क्या होती है, क्वालिटी होती है। ठीक है, डिबेट डेलिब्रेशन के बाद में लिया जाता है। एक क्वेश्चन वो बन सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन तीनों बन सकते हैं। आई होप आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इशू, क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग पेज नंबर 93 पे जो डायग्राम दिया है, ठीक है, जो एक बॉडी बिल्डर सा डायग्राम है, उसे पढ़ना है आपको। ठीक है, मतलब डायग्राम को देखना है, समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है वो डायग्राम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक था अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, उसे कंप्लीट कर चुके थे। अब एक अलग टॉपिक है, यहां पे टॉपिक में ज्यादा इंटर रिलेशन नहीं है, लेकिन एक लिंक को आपको पकड़ के चलना है। वो क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से हर चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि एक अकाउंटेबल डेमोक्रेसी होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी होना चाहिए और एक लेजिटिमेट डेमोक्रेसी होना चाहिए। और अगर डेमोक्रेसी इन सारे फ्रंट्स पे काम करेगी तो गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल होगी, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिव होगी और गवर्नमेंट भी लेजिटिमेट होगी। ठीक है, तो उस सेंस में हम क्या देखते हैं, उस सेंस में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज बीइंग एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट। आप डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी सरकार मिले, एक अच्छी गवर्नमेंट मिले। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी एक्सपेक्ट करें अगर, तो गलत नहीं होगा कि डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, मतलब ये है कि इफ डेमोक्रेसी कैन प्रोड्यूस अ गुड गवर्नमेंट देन व्हाई नॉट डेवलपमेंट आल्सो। ठीक है, डेवलपमेंट क्यों नहीं आ सकता है जब एक अच्छी गवर्नमेंट आ सकती है डेमोक्रेसी में। तो आगे चीजें यहां तक समझ में, बड़ी सी आसान सी चीजें थी, लेकिन यहां पे बहुत सारे पेज है। क्या है वो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसीज को डिक्टेटरशिप से, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स, तो 1950 से 2000 के टाइम पीरियड के बीच में, इन 50 सालों का जो टाइम पीरियड है, इस समय अवधि में अगर हम डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डिक्टेटरशिप से, तो वहां पर अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो ग्रोथ रेट क्या रहा है कि डेमोक्रेसीज में ग्रोथ रेट कम रहा है कंपेयर टू डिक्टेटरशिप्स। मतलब सिंपल सी चीज है कि जहां पर डिक्टेटरशिप है, ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम हिटलर का, 1950 तक तो सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। अगर और ज्यादा स्पेसिफिक जाना है डिक्टेटरशिप में, तो हम जैसे नॉर्थ कोरिया का लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने देखा है कि वहां पे डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप के चलते वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है अगर कंपेयर किया जाए डेमोक्रेसी से। तो इसका मतलब क्या देख सकते हैं आप कि जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कहां ज्यादा हो रहा है, जहां पर क्या है, जहां पर डिक्टेटरशिप है, क्योंकि डेमोक्रेसीज में तो ग्रोथ रेट कम है। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो इस सेंस में हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, इस सेंस में हमें डिक्टेटरशिप को फॉलो करना चाहिए, डिक्टेटरशिप को हमारी कंट्री में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों भैया, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मतलब और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग किस चीज को अडॉप्ट करके बैठे हैं, डेमोक्रेसीज को। गलत है क्या हम लोग, गलत नहीं है, समझाता हूं। तो बट वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी ओनली ऑन दिस रीजन, मतलब सिर्फ एकमात्र इस कारण पे आप डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्टेटरशिप्स के कंपैरिजन में धीरे होती है, इसलिए आप बोलते हो कि नहीं हटाओ डेमोक्रेसी को, हम तो डिक्टेटरशिप लाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल साइज, ग्लोबल इश्यूज है शायद यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं एक साथ, और उन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है क्या, उन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इंडिया के पास में लैंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इस एग्जांपल को अच्छे से समझिएगा। इंडिया के पास में लैंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो लैंड रिसोर्स भी हमारे पास में, मिनरल्स भी है, पानी भी खूब गिरता है हमारे यहाँ, ठीक है, मानसून
जो रहता है, तो मानसून हमारा अच्छी बारिश करता है। दूसरे देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो बारिश कम होती है काफी। फिर उसके बाद में हमारे पास में वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा फर्टाइल ट्रैक है, गंगा जमुना द्वाब जो है ना, जो आपने 9th क्लास ज्योग्राफी में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो आप। तो वो क्या है, वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फर्टाइल ट्रैक में जाना जाता है। बूम प्रोडक्शन होता है वहां पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मिनरल्स है हमारे पास, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में हम क्या देखते हैं कि पॉवर्टी है। ठीक है, तो पॉवर्टी है। उस पॉवर्टी का कारण क्या है? उस पॉवर्टी के दूसरे कारण है, जैसे हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग सही तरह से नहीं हो रही है। तो बहुत सारे कारण काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही फैक्टर्स को देख लो आप, या फिर डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप को देख लो और उस बेसिस पे आपके यहाँ पॉवर्टी होगी या नहीं होगी। तो अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। तो उस सेंस में क्या है कि हम जो यहां पे देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, ग्रोथ रेट कम है डिक्टेटरशिप्स के कंपैरिजन में, तो उसके पीछे और भी दूसरे कारण है। हो सकता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा है, डिक्टेटरशिप्स में पॉपुलेशन कम है, तो उस कारण से डिक्टेटरशिप वाली कंट्री ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। मल्टीपल रीजंस आर देयर। ठीक है, तो इस सेंस में हम अगर कंपेयर करें, इस सेंस में अगर कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड। इन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आपने अडॉप्ट कर लिया, मतलब बस कल आपने आज बोला कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कल सो के उठोगे तो देखोगे पूरा रोड बन गया है, ब्रिज बन गया है, सारी चीज हो गई। ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी, लेकिन बट इट कैन कंपीट विद डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या करता है, वो बराबर टक्कर का मुकाबला खेलता है। किसके साथ में? बराबर टक्कर का मुकाबला खेलता है वो डिक्टेटरशिप्स के साथ में, या फिर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ में। अगर बात की जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं? तो मैं बोल रहा हूं लेस डेवलप्ड कंट्रीज के कंटेक्स्ट में। जैसे कि यहाँ पे एक डेटा और दिया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी में भी, डिक्टेटरशिप में भी, मतलब कोई सा लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे किसी अफ्रीकन कंट्री को उठा लेते हैं, तो वहां पे अगर डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी है, दोनों में कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस नेग्लिजिबल है, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। दोनों समान समान दिखते हैं कि आप चाहे डेमोक्रेसी की बात कर लो, चाहे डिक्टेटरशिप की बात कर लो। अगर कंट्री लेस डेवलप्ड है तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के ही बराबर चलते हैं, डिफरेंस कम देखने को मिलता है, डिफरेंस इज नेग्लिजिबल। तो उस सेंस में हम क्या बोल सकते हैं? उस सेंस में हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं जो ऊपर बताया मैंने आपको, क्या कि डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसा गारंटीड नहीं है कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट आना ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो पीछे छूट रहा है। कौन? डेवलपमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी में भी डेवलपमेंट होना है और डिक्टेटरशिप में भी डेवलपमेंट होना है। अभी जो पूरी कहानी बताई है उसका मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूं। तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा किस पर्सपेक्टिव से? हमने डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से देखा। ठीक है, तो यहां पे नो डाउट इश्यूज हैं कि डेमोक्रेसी में उतना ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, डिक्टेटरशिप में उतना ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। तो उसके पीछे दूसरे कारण है। दूसरे कारण क्या है? तो उसे पीछे वाले टॉपिक से हुकअप कर दो, पिछले वाले टॉपिक के साथ में रिलेट करो। क्या कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो लेजिटिमेट होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहे एक समय के लिए कम हो, लेकिन लोग अगर सेटिस्फाइड है उस गवर्नमेंट से, उस सिस्टम से, तो वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लेंगे ना। वही चीज है। अब एक और अगला इशू आता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ज्यादा होती है। जैसे जो 93 पेज नंबर 93 पे मैंने आपको डायग्राम देखने को कहा था, वो बॉडी बिल्डर अंकल जो है, ठीक है, तो वो डायग्राम देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो 3 फेज में। ऊपर वाला जो पार्ट है वो डायग्राम का बहुत एकदम कह सकते हैं कि वेल बिल्ड बॉडी है। फिर जो बीच में मिडिल पोर्शन है उस डायग्राम का, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि ओके ओके सा है, और नीचे आते हैं तो बिल्कुल एकदम बहुत बुरी स्थिति दिख रही है। तो डायग्राम क्या बताना चाह रहा हूं? डायग्राम यही बताना चाह रहा है कि कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तो वो कहां पे ज्यादा देखने को, मतलब डिस्पैरिटी है। ठीक है, तो उस डिस्पैरिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? ठीक, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। क्या कि जो इनकम इनइक्वालिटीज है, ठीक है, जो पॉवर्टी है, उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारा सब कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था?
पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखा था किस तरह से जो डेमोक्रेसीज हैं और जो डिक्टेटरशिप्स हैं वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो रहता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इन सारी लिमिटेशन के बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अपने एडवांटेजेस हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रूफ करने के लिए हमें किसी और चीज का सपोर्ट नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी खुद अपने आप में प्रूफ करती है, वो हमने देखा था। अभी अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के मतलब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं ना, तो उस सेंस में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या रोल प्ले कर रही है इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। तो थोड़ा सा एक बैकड्रॉप से स्टार्ट करते हैं इसे। डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब देखो क्या है यहां पर कि हम अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को या फिर कह सकते हैं जो डिस्पैरिटी होती है उसे कम किया जाए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या होता है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन कुछ लोगों के पास में पैसा नहीं है। ठीक है, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है कि इकोनॉमिकली एक सेक्शन है आपकी सोसाइटी का जो बहुत ऊपर है, इकोनॉमिकली दूसरा सेक्शन जो है वो बहुत नीचे है। तो ये जो गैप होता है इसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहा जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने में अपना पूरा सहयोग देगी। हम डेवलपमेंट से पहले ये सोचते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि डेवलपमेंट के बारे में तो सोचते ही हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन उससे पहले ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म हो। ऐसा क्यों सोचते हैं पता है? क्योंकि जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज खत्म हो जाएगी तो डेवलपमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर हर इंसान के पास में अपने अपने लेवल पे पैसा रहेगा अपने सबसिस्टेंस के लिए, ज्यादा भेदभाव नहीं रहेंगे, ज्यादा गैप नहीं रहेगा, तो हर इंसान ग्रो करेगा, तो डेवलपमेंट होना निश्चित है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही लोगों के पास में सारे संसाधन है, सारे रिसोर्सेज हैं और कुछ लोगों के पास नहीं है, तो क्या होगा कि डेवलपमेंट सिर्फ एक ही सेक्शन का होगा जिसके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा सेक्शन रिसोर्सेज के अभाव में कह सकते हैं, जो उसके पास में क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है तो उस अभाव में क्या है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस किया जाए डेमोक्रेटिक कंट्री में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। मतलब पैसा जो है तो पैसा लगभग सब में समान रूप से बटे, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा हो किसी के पास कम हो। ठीक, लेकिन विडंबना क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है यहां पे? प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। अधिकतर जितनी भी डेमोक्रेसीज होती है तो सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज पॉलिटिकल इक्वालिटी पर तो बेस्ड होती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या है कि आप हो, मैं हूं, हम सारे लोग अगर एक कंट्री के सिटीजन हैं एंड वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें उस चीज की आजादी है कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, पॉलिटिकली आपको हर रूप से क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी। लेकिन बट ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर ऑब्जर्व्ड इन डेमोक्रेसीज। लेकिन डेमोक्रेसीज में आए दिन क्या देखने को मिल रहा है कि लोगों को राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या है, इक्वालिटी मिल रही है। ठीक, लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो बढ़ती जा रही है। अमीर जो है, रिच जो है वो और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब रिच आर बिकमिंग रिचर और पुअर जो है दे आर बिकमिंग पुअरर। ठीक है, तो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो जो हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करे, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंट्री में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है। आप जरा इस चीज पे सोचिए कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्यों बढ़ रही होगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ने के पीछे अपने कारण है। जैसे क्या है, जैसे वो रहता है ना कि आपने सुना होगा ये कहावत कहीं ना कहीं कि पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है। ठीक है, तो वही चीज हो रही कि अमीर जो है उनके पास में रिसोर्सेज हैं, इस कारण ये और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो पुअर स्ट्रेटा है हमारी सोसाइटी का, वो क्या है, इन दी एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेस, अभाव है ना, संसाधन नहीं है, तो उसके चलते वो और पैसा नहीं बना पा रहे। पैसा नहीं है तो फिर पैसा कैसे बनेगा? इस सेंस में क्या है कि ग्रोइंग इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो ऐसा कैसे हो रहा है कि पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। ये आपको पता है कि गरीब लोग जो है तो गरीब लोग एक लार्ज प्रोपोर्शन कंस्टिट्यूट करते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि एक मेजर वोट बैंक उनसे दूर हो जाए। ठीक है, क्योंकि दिखती बात है, अगर आप गरीब और अमीर के बीच में गैप को कम नहीं करोगे तो गरीब को क्या लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रही है, और उसके चलते क्या होगा कि नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। ठीक है, अब अगर गरीबों को ऐसा लगने लगेगा, जो हमारी कंट्री में जो पुअर स्ट्रेटा है उन्हें अगर ऐसा लगने लगेगा कि गवर्नमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही, तो उस सेंस में क्या होगा,
वो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, ठीक है, उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब जब उस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा तो वो पार्टी इलेक्शन हार जाएगी। तो पार्टी कोई भी ये नहीं चाहेगी क्या कि वो एक जो मेजर प्रोपोर्शन है, एक जो लार्ज प्रोपोर्शन है हमारी कंट्री का, उसके वोट बैंक को वो खो दे। लेकिन फिर भी क्या होता, फिर भी चाह कर भी पॉलिटिकल पार्टीज दे आर नॉट फोकसिंग देयर एजेंडा ऑन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसे रिड्यूस करने पे कोर एजेंडा नहीं रखा। कोर एजेंडा क्या रहता है, दूसरा रहता है, डेवलपमेंट रहता है, ये सारी चीजें रहती है। तो उस सेंस में क्या है कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होना चाहिए, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटीज जो है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है, उन्हें रिड्यूस किया जाए। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से हम यही रिलेट कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री आप बना तो रहे हैं अपने आप को, लेकिन आपका कोर एजेंडा क्या रहना चाहिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना आपका कोर एजेंडा रहना चाहिए, ठीक है। बट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या है कि जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो डिस्पैरिटी है, गरीबी जो है, तो इस इशू को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ठीक है। अब अगर इसे डिक्टेटरशिप से कंपेयर करोगे तो वो तो फिर कंपैरिजन ही रहता है। डिक्टेटरशिप में हो सकता है कि डिक्टेटर्स उस चीज पर बिल्कुल ही ध्यान ना दे, और वहां के लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था अगर ध्यान हो तो, कि आप क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए काम करे। डिक्टेटरशिप में होते हैं, मोनार्की में होते तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे ये प्रोविजन ही नहीं है आपको। लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे, कि गवर्नमेंट आपके बीच में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसे रिड्यूस करें। लेकिन ये आउटकम देखने को मिल रहा है हमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेमोक्रेसी हैज फेल्ड टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। जितना भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, डेमोक्रेटिक कंट्री उसे रिड्यूस नहीं कर पाई है, या फिर रिडक्शन का जो रेट है वो बहुत स्लो है। यही चीज अगर देखी जाए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, तो अधिकतर क्या रहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज रहती है तो वहां पे प्रपोर्शन ऑफ पुअर इन देयर पॉपुलेशन इज मोर, ठीक है। गरीबों की संख्या ज्यादा रहती है डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में कम रहती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होती है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज आर कंटिन्यूअसली सीकिंग ग्रांट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। वो डेवलप्ड कंट्रीज से हमेशा मांग करती रहती है कि हमें क्या मिले, हमें पैसा मिले, उस पैसे से हम क्या करेंगे, उस पैसे से हम हमारे यहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशंस को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी किस सेंस में बात कर रहे हैं, कि डेमोक्रेसी में इस फ्रंट पे क्या काम किया गया। तो हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, ठीक है। आया समझ में? तो यहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक और इशू समझेंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहां पर सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सोशल डाइवर्सिटी पे क्या काम किया गया है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, कैसे अकोमोडेट कर रही है, क्या डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पा रही है सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब देखिए, हम लोगों ने क्या करा है कि चैप्टर को इस तरह से लेते आए कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है अलग अलग एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने क्या डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हमने देखा था रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो इस एस्पेक्ट पे डेमोक्रेसी क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, व्हाट आर द आउटकम्स व्हिच डेमोक्रेसी हैज प्रोड्यूस्ड ओवर द इशू ऑफ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो हमने कुछ चीजें वहां डिस्कस करी थी। अभी क्या है, अभी अब हम एक नया इशू देखते हैं, नया एस्पेक्ट देखते हैं, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी क्या है, चैप्टर 3 में सारा सब कुछ ये पढ़ा है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। क्या देखा था हमने कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है, आप अलग हैं, मैं अलग हूं, ठीक है। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जो आपसे अलग हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम सब एक साथ रह रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी और मेरी क्लास अलग है, लेकिन आप सभी लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, एक ही कह सकते हैं स्कूल में पढ़ रहे हो, दोस्त हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उस तरह से डाइवर्सिटी होती है, लेकिन इसे अकोमोडेट कहां कैसे किया जा सकता है। अब देखिए क्या है कि आप एक अगर डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं, या फिर एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रह रहे हैं, ऐसी कंट्री में रहे हैं जहां पे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, तो वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वहां पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि
किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को परेशान किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल के लिए हम अगर जर्मनी का एग्जांपल लेते हैं हिटलर के टाइम पीरियड में, तो वहां पे क्या हुआ था कि हिटलर, डाइवर्सिटी थी, ज्यूज भी थे, आर्यन रेस के लोग भी थे, तो हिटलर ने क्या किया, आर्यन रेस के लोगों को प्रेफर किया और ज्यूज जो थे तो उन्हें प्रोसिक्यूट किया। ठीक है, तो उस सेंस में हम क्या देखते हैं कि आप एक डिक्टेटरशिप में हो या फिर एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहां पे मोनार्की है, तो आप वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं सभी को अकोमोडेट किया जाए। लेकिन क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो आप वहां पर ये एक्सपेक्ट करोगे क्या, कि आपके जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं उन्हें अकोमोडेट किया जाए, उनको क्या किया जाए, चेरिश किया जाए। तो इसीलिए हम इस सेक्शन को भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशंस। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट टुवर्ड्स अ हार्मोनियस लाइफ। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर रह रहे हैं तो आपको एक हार्मोनियस सोशल लाइफ मिलना चाहिए। हार्मोनियस सोशल लाइफ क्या होता है ये देखिए, एक ऐसा सामाजिक जीवन होना चाहिए, एक ऐसा सामाजिक जीवन हो जिसमें सारी चीजें शांतिपूर्ण हो, सब कुछ हार्मोनियस हो, सब एक साथ रह सके। ठीक है, हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो दैट कंट्री एंड दैट गवर्नमेंट शुड अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। आपकी जितनी भी सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी क्या होता है कि अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग रेस है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो सभी लोगों को अकोमोडेट किया जाए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं इन जनरल इफ यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या होता है, वी कैन नॉट रिड्यूस द सोशल डिफरेंस बट वी कैन अकोमोडेट देम। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सोशल डिफरेंस को एकदम रिड्यूस ही कर दोगे। आप ये तय नहीं कर सकते हो कि जितने भी लोग हों वो सिर्फ एक ही कास्ट में जन्म ले, जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं वो सिर्फ एक ही रिलीजन में जन्म ले, तो आप डाइवर्सिटी को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकते। और दोनों चीजें, डाइवर्सिटी तो हमारी चॉइस के बेसिस पे भी आ सकती है ना। अब किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, डाइवर्स ग्रुप हो गए अलग अलग दोनों। तो उस सेंस में क्या है, हम सोशल डिफरेंसेस को तो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, वो तो रहना है, तय है सोसाइटी में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेलिब्रेट कैसे करेंगे, मतलब ठीक है कोई अलग है, कोई अगर एक दूसरी कास्ट का, मैं दूसरी कास्ट का हूं तो क्या हुआ, लेकिन हम दोनों साथ में रह सकते हैं। कोई दूसरे रिलीजन का, मैं दूसरे रिलीजन का, तो हम साथ में रह सकते हैं। और ये कहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेमोक्रेसी में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ये खुल के इस चीज की डिमांड कर सकते हो, दूसरी कंट्री में नहीं कर सकते हो। दूसरी कंट्री मतलब अगर कहीं पे डिक्टेटरशिप है या कहीं पे मोनार्की है तो वहां पे आपको डिक्टेटर या मोनार्क के कह सकते हैं रहमो करम पे जीना होगा। अगर उन्हें आप पसंद नहीं हो, आपकी कास्ट पसंद नहीं है, आपका रिलीजन पसंद नहीं है, तो आपको गोली मार दी जाएगी। ठीक, उस तरह से रहता है। तो सोशल डिफरेंसेस को हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन अकोमोडेट कर सकते हैं। ये आप सोच रखते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो ऐसी, एंड दिस आउटकम कैन बी प्रोड्यूस्ड बेस्ट इन अ डेमोक्रेसी। और इस तरह का आप आउटकम चाहते हो कि हाँ सोशल डिफरेंसेस को अकोमोडेट करें हम, तो ये आउटकम आपको डिक्टेटरशिप या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेगा, दिस कैन बी बेस्ट प्रोड्यूस्ड इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ज्यादा बेहतर तरह से आपको ये चीजें मिल सकती है। क्लियर है? तो देयरफॉर डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ मात्र डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि वो हैंडल कर सके सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स को और कॉन्फ्लिक्ट को, और उन्हें अकोमोडेट कर पाए। बड़ा अच्छा लगा ना डेमोक्रेसी के बारे में ये सब कुछ सुन के। अब मुझे एक चीज बताइए कि यही सारी चीजें हमने देखा कि डेमोक्रेसी अगर है तो वो सोशल डाइवर्सिटी को बहुत अच्छी तरह से अकोमोडेट कर लेगी। अब जरा चैप्टर, हम लास्ट के चैप्टर्स पे फिर से फर्स्ट पे चलो, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पे। तो हमने वहां क्या देखा था, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन डेमोक्रेसी होने के बावजूद वहां पे तो सिचुएशन अलग थी। ठीक है, देन व्हाई द सिचुएशन इन श्रीलंका वाज सो डिफरेंट। वहां पे डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट क्यों नहीं कर पाए थे, सोचा है कभी ऐसे? तो उसके पीछे कारण है। कारण क्या है वो मैं बताता हूं आपको। कारण सिंपल सा है, देखो, डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। दिस आउटकम मतलब क्या है कि ये वाला आउटकम, कि सोशल डिफरेंसेस को रिड्यूस तो नहीं कर सकते लेकिन उन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं हम। तो अगर ये आउटकम आपको चाहिए, ये रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को 2 चीजों का ध्यान रखना होगा, तब जाके वो जब हम पढ़ रहे हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो एक ऐसा आउटकम प्रोड्यूस कर सकती है जिसके चलते वो सोशल डिफरेंसेस को अकोमोडेट कर पाए। क्या करना होगा, नॉट द रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन रूल करे जैसा श्रीलंका में हुआ था। तो श्रीलंका में क्या दिक्कत थी, हम यहां पर अगर पढ़ रहे कि सिचुएशन सेम श्रीलंका में क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन को माना जाता था। ठीक है, अब जब आप मेजोरिटी ओपिनियन को मान रहे हो तो आपकी कंट्री में तो माइनॉरिटी भी रह रहे हैं, और मेजोरिटी माइनॉरिटी में ही तो डिफरेंसेस हैं,
उन डिफरेंसेस को अगर आपको अकोमोडेट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को आपस में मिलकर काम करना होगा। अब वो मेजोरिटी माइनॉरिटी किसी भी बेसिस पे हो सकती है, कास्ट के, रिलीजन के, ठीक है, इस तरह से मल्टीपल बेसिस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे डाइवर्सिटी है आपकी कंट्री में, लेकिन यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क टुगेदर। आया समझ में? ये सारी चीजें होंगी। पहला पॉइंट तो हमने ये देख लिया कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है, अगर उन्हें अपनी कंट्री ये आउटकम प्रोड्यूस करना है कि हाँ डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाए, तो पहली चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ मेजोरिटी रूल ना हो, मेजोरिटी ओपिनियन का रूल ना हो, माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को साथ में मिलकर काम करना है। क्लियर है ना? यहां तक आगे बढ़ते हैं। आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन मेरी हमेशा अंदर से ऐसी इच्छा रहती है कि आप उधर से रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। रूल बाय मेजोरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज है, हम बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, या फिर आपने जैसे जो 9th क्लास में पढ़ा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने क्या पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन द मेजोरिटी कंसेंसस, ठीक है, कि मतलब जो लोग मेजोरिटी में बोलेंगे वह करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का एक फीचर पढ़ा था हमने कि डेमोक्रेसी में हमेशा गवर्नमेंट कैसे बनेगी, मेजोरिटी के हिसाब से बनेगी। और यहां पे मैं उल्टी चीज बोल रहा हूं ना कि रूल बाय मेजोरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। नहीं, दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? मतलब बेशक डेमोक्रेसी यही बोलती है कि गवर्नमेंट जो बनना है वो मेजोरिटी के बेसिस पे बने, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो रूल बाय मेजोरिटी बोल रहे हैं, ये रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं होना चाहिए। आया समझ में? जैसे सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अब आज अगर इंडिया में, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, आज अगर इंडिया में क्या बोलते हैं कि जो मेजोरिटी रिलीजन है, जैसे हिंदूज आर इन मेजोरिटी इन इंडिया, तो मेजोरिटी रिलीजन के लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो हमारी ही गवर्नमेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी तो मेजोरिटी की बेसिस पे काम करना चाहिए, और मेजोरिटी किसकी है? हिंदू रिलीजन की है, तो हिंदू गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से कह सकते हैं डेमोक्रेसी का आउटकम यहां पे सही प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रूल बाय मेजोरिटी बताया जा रहा है, तो वो रूल बाय मेजोरिटी क्या हो गया? मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा रूल हो गया, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी क्या बोलती है? डेमोक्रेसी ये बोलती है कि जो आज मेजोरिटी में है तो ये फेयर चांस होना चाहिए कि कल वो माइनॉरिटी में भी आ सके, और जो आज माइनॉरिटी में है कल वो मेजोरिटी में भी आ सके। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे क्या है, पार्टी सिस्टम अगर हम देखते हैं तो आज क्या है कि कांग्रेस के सपोर्टर्स अगर ज्यादा होंगे तो वो कांग्रेस जीत जाएगी, तो मतलब आज वो मेजोरिटी में आ गए वो लोग। कल को अगर कांग्रेस के सपोर्टर्स कम हो गए तो कांग्रेस माइनॉरिटी में आ जाएगी, तो कांग्रेस के सपोर्टर्स कम हो गए। आया समझ में? इस तरह से क्या है कि डेमोक्रेसी बात करती है हर ग्रुप के इंसान को, वो चाहे रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, उसे मेजोरिटी में आने का भी उतना ही मौका मिले, माइनॉरिटी में आने का भी उतना ही मौका मिले। यही सारी चीजें मैंने यहां लिखी है, देखो, रूल बाय मेजोरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी कम्युनिटी चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पे हो, वो रूल करने लगे। रूल क्या होना चाहिए? रूल होना चाहिए मेजोरिटी मतलब वोटिंग वैल्यू के हिसाब से, जिसके चलते डिफरेंट पर्सन और ग्रुप शुड हैव अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी, ठीक है। तो हर ग्रुप के, हर कम्युनिटी के इंसान के पास में चांस होना चाहिए कि वो मेजोरिटी में आ सके। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आज सिख कम्युनिटी का कोई इंसान है तो वो रिलीजन के बेसिस पे हमेशा माइनॉरिटी में रहेगा हमारी कंट्री में, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर वोटिंग के बेसिस पे देखा जाए, अगर वो मान लो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो आज वो क्या हो जाएगा? मेजोरिटी कम्युनिटी में आ गया। आया समझ में? मेजोरिटी ग्रुप में आ गया, कम्युनिटी कहना सही नहीं रहेगा, तो मेजोरिटी ग्रुप में आ गया वो। क्लियर है? तो इस तरह से डेमोक्रेसी में हमेशा ध्यान रखना है कि जब रूल ऑफ मेजोरिटी की बात कर रहे हो तो मेजोरिटी क्या होना चाहिए? वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर है? रिजिड नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी के बेसिस पे ही होना चाहिए, किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ था। तो हमने अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी को देखा कि डेमोक्रेसी में किस तरह से बेहतर आउटकम प्रोड्यूस हो सकते हैं, कब? अगर डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की बात की जाए, क्योंकि डिक्टेटरशिप और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नेग्लेक्ट कर देते हैं वो डाइवर्सिटी को, दे में सप्रेस द डाइवर्सिटी। उन्हें कोई मतलब नहीं है, आंख बंद कर लेंगे कि नहीं हमें तो डाइवर्सिटीज को ही लेना देना नहीं, हम तो हमारे रिलीजन को, यहाँ हमारी कास्ट को ही सपोर्ट करेंगे, एज वी हैव सीन द केस इन जर्मनी ड्यूरिंग द हिटलर, ठीक है। तो हिटलर के टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया था? आर्यंस को ही ऊपर किया था बस, बाकी सारों को एक तरह से कह सकते हैं कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मारना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसी के साथ हमारा चैप्टर थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। एक चीज और, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है यही वाला, क्या कि
what are the following criteria which a democracy must fulfill in order to achieve this outcome, या फिर in order to achieve the in order to achieve the accommodation of social diversity. तो आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि ये दो पॉइंटर्स जो हमने डिस्कस किए, क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम हमारे लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर द आउटकम्स व्हिच डेमोक्रेसी इज प्रोवाइडिंग ऑन द इशू ऑफ अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. ठीक है, कि सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में क्या रिजल्ट्स दे रही है डेमोक्रेसी. ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो तक डिस्कस कर चुके थे और हमारा चैप्टर पूरा इसी तरह से चल रहा है. हम अलग अलग एस्पेक्ट पे कंपेयर करते हैं, ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ये रिजल्ट्स को देखते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे परफॉर्म कर रही है. तो यहां पर एक जो मुद्दा होने वाला, जो एस्पेक्ट होगा वो अलग है. वो क्या है? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. मतलब जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी डिग्निटी, उनके फ्रीडम को लेकर डेमोक्रेसी क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, व्हाट आर द आउटकम्स व्हिच आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर दिस इशू. ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं. अब जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्रेजेंट करते हैं. क्यों? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. तो यहां पे क्या है? डेमोक्रेसी एंड आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट. मतलब किस सेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट इन रिगार्ड्स टू द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. अब देखिए क्या है, डेमोक्रेसी स्टार्ट्स विद द सिटीजंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, जो कंट्री के सिटीजंस हैं वहां से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है. अब क्या है? अब जब सिटीजन से स्टार्ट होती है तो सिटीजन को बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाना चाहिए डेमोक्रेसी में. ठीक है, दे आर दी फोरमोस्ट, दे आर दी सेक्शन विच इज टू बी कंसिडर्ड एट फोरमोस्ट. ठीक है, सबसे ज्यादा कंसिडरेशन उन्हें ही दी जानी चाहिए. इस सेंस में अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल्स की जो लिबर्टी होना चाहिए, इंडिविजुअल्स की जो डिग्निटी होना चाहिए, उनकी जो फ्रीडम होना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाना चाहिए. ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये कि हर इंडिविजुअल को क्या हो, इक्वली ट्रीट किया जाए, हर इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, हर इंडिविजुअल को विथ ड्यू रिस्पेक्ट ट्रीट किया जाए, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को लिबर्टी दी जाए, सारी चीजें. मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्कशन होना चाहिए, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, वो इंडिविजुअल सेंट्रिक होना चाहिए, कि इंडिविजुअल को फुल लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, जो भी कहना है आपको, सारी चीजें मिलना चाहिए. तो इंडिविजुअल सेंट्रिक ओपिनियंस बनना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आप डिक्टेटरशिप या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी बात भी करती है. डेमोक्रेसी क्या बोलती है? डेमोक्रेटिक फीचर्स क्या है? इक्वलिटी प्रमोट करना. ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल्स में देखा जाए कि हाँ, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स भी, डेमोक्रेसी हमें ये प्रोवाइड करना चाहिए. अब हम देखेंगे ये व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ओवर दिस इशू, कि डेमोक्रेसी कितना अपने आप को बेहतर साबित कर पा रही है इस मुद्दे पर. क्या वो सभी को समान अधिकार, सभी को एक समान भावना के साथ में, क्या सभी को डिग्निटी दे पा रही है, क्या सभी को फ्रीडम दे पा रही है? तो वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब क्या होता है कि आप अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हो तो इंडियन कंटेक्स्ट में द सिचुएशन इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि आपने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इक्वलिटी होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए. किसकी? सिटीजन्स की, इंडिविजुअल्स की. आया समझ में? यहां तक मतलब क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, हमारी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम होगी ही होगी. ठीक है, लेकिन बट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव दिस इन अ सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन. क्या था ये स्टेटमेंट? मतलब आप इंडियन कंटेक्स्ट में इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लीजिए. क्यों? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं तो वहां पर ये अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हमारी सोसाइटी एक लंबे समय से किस रिलेशन पे बेस्ड थी? और सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन. सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन क्या होता है? मतलब आप देखेंगे तो हमारी सोसाइटी ऐसा नहीं कि हमेशा से डेमोक्रेटिक सोसाइटी रही है. क्यों? डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या बोलती है कि इक्वलिटी होना चाहिए. ठीक, और उसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या चीजें बदल रही. हमारी सोसाइटी में क्या था पहले सिस्टम, कि कुछ राजा थे, ठीक है, और कुछ बहुत नीचे वाले लेवल पे थे लोग, तो उन्हें क्या सबऑर्डिनेट बन के रहना पड़ता था, कोई डोमिनेशन में था. ठीक, आप देखोगे कास्ट सिस्टम चला रहा था तो दलित्स और ब्राह्मण्स के बीच में हमेशा एक सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन वाला सिस्टम चला रहा था रिस्पेक्टिवली. तो उस सेंस में क्या है कि
इट इज बिंग डिफिकल्ट टू इमेजिन दिस इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में इस चीज को इमेजिन करना या फिर हमारी सोसाइटी में इस चीज को परस्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक अलग माइंडसेट था। आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी देखोगे तो रूरल एरियाज में माइंडसेट है कि हर इंसान को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी तो ये बोलती है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तो ये बोलते हैं कि इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इस फ्रंट पे डेमोक्रेसी क्या कितना बेहतर रिजल्ट दे पा रही है वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे देखोगे आप एक, तो डिग्निटी ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला। महिलाओं को समान अधिकार पाने में कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा है। हिस्ट्री में पढ़ा था आपने 9th क्लास में, इस साल भी पढ़ा है, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रिलेट करिए कि वोटिंग राइट वुमेन को बहुत लेट मिले। गूगल होमवर्क दे देंगे आपको, आपका गूगल होमवर्क यही है कि आप पता कीजिएगा इंडिया में वोटिंग राइट कब मिले वुमेन को। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी जो सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन वाले रिलेशन पे अभी तक बेस्ड थी चली आ रही है, वहां पर सारी चीजें आप सोचो रातों रात बस आज सोएंगे सुबह उठेंगे तो सबको इक्वलिटी मिल जाएगी, ये इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी ट्राइज इट्स बेस्ट टू अचीव दिस। ठीक है, इस चीज को अचीव करने में डेमोक्रेसी अपना पूरा बढ़ चढ़ के जोर लगाती है। डेमोक्रेसी एक सेटअप प्रोवाइड करती है, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है जहां पर आप इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल इक्वालिटी इस चीज को परस्यू कर सकते हो। ठीक है, बट इक्वालिटी ओवर सच इशू कैन बी डिमांडेड विथ मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और आप क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हो तो आप इस तरह की इक्वालिटी, इन इश्यूज पे इक्वालिटी कि वुमेन और मेन के बीच में इक्वालिटी हो, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में इक्वालिटी हो, हर इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, ये सारे तमाम जितने भी मुद्दे हैं सभी इश्यूज पे आप खुल के डिमांड रख सकते हो। कहां, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड्स द मोरल एंड लीगल फाउंडेशंस। तो मॉरल और लीगल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसके चलते, जिसके दायरे में आप इन चीजों को डिमांड कर सकते हो। तो वो बताता है कि हाँ, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर रिलेट किया जाए इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी से तो वहां पे एक स्कोप मिलता है। बेशक डाउट्स हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, सोसाइटी का सोचने का नजरिया वैसा नहीं था, लेकिन क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी तो आप यहाँ पे खुल के डिमांड करोगे और आपको मिलने की पूरी वो भी रहती है, पूरे मतलब कह सकते हैं आसार भी रहते हैं, हाँ मिल सकता है। ठीक है, यही चीज आप एक डिक्टेटरशिप मतलब एक डिक्टेटोरियल कंट्री और या फिर कह सकते हैं मोनार्कियल कंट्री में नहीं डिमांड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ये प्रोविजन ही नहीं है ना कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाए। वहां पे तो जैसा मोनार्क चाहेगा, जैसा डिक्टेटर चाहेगा वैसा चलेगा। लेकिन इफ यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देन यू हैव द राइट्स टू डिमांड दिस। ठीक है, अब अगर एक और चीज देखी जाए तो ये हमारा कंक्लूजन है। एक तरह से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चैप्टर का कंक्लूजन है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी इज ऑन कंटिन्यूस टेस्ट। ठीक है, जैसे रहता है ना किसी का एक पीरियोडिक टेस्ट खत्म होता है, दूसरा पीरियोडिक टेस्ट, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, गर्मियों की छुट्टी में भी टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, फिर नया सेशन चालू हो जाता है और टेस्ट आ जाते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे डेमोक्रेसी भी एक कंटिन्यूस टेस्ट पे रहती है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव थिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। ठीक है, इसकी एग्जामिनेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है। कैसे चलती रहती है? मतलब डेमोक्रेसी में आपने क्या होता है, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, इंडिया भी बोलता है, यूएस भी बोलता है। पाकिस्तान में तो यही तय नहीं रहता कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसे बनेगी, कब कौन मिलिट्री डिक्टेटर खड़ा हो जाए और अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट बना ले, जैसा जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। 9th क्लास में पढ़ा था आपने। तो वहां पे उनकी डेमोक्रेसी के लिए पहली चीज क्या रहेगी, पहली अचीवमेंट ये रहेगी कि एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। तो उन्होंने एक बार वो अचीव कर लिया तो ऐसा नहीं कि वो बस संतुष्ट हो जाएंगे, बोल देंगे कि वी आर एट द पीक ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। फिर वो और चीजें एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, फिर टेररिज्म का खात्मा एक्सपेक्ट करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि आपकी जो डिमांड, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती है वो हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे अभी आपको एसएसटी में 80 में से 74 आ गए, ठीक है, काफी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 76 आ जाए, 76 आ जाएंगे तो 78 आ जाएंगे तो 80 एक्सपेक्ट करोगे, 80 आ जाएंगे तो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो इस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो डेमोक्रेसी इज ऑन कंटिन्यूस टेस्ट। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें लगातार एक के बाद में एक बैरियर को वो क्रॉस करते जा रही है और लोग और एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जा रहे हैं। पीपल विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशंस। आया समझ में? वुमेन को इक्वल राइट मिल गए, ठीक है, तो अब उसके बाद में क्या है, और भी इससे अच्छी कुछ चीज मांगने लगेंगे। जैसे अब अमेरिका में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज एट इट्स पीक, बोलते हैं कि हाँ वहां पे बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है सारी तमाम मामलों में। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां के लोग और कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, और भी डिमांड करेंगे। ठीक है, सारी चीजें मिल जाएगी तो वो और कुछ डिमांड करेंगे, ज्यादा लिबर्टी डिमांड करने लगेंगे। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। एंड मेनी कंप्लेंट्स इन डेमोक्रेसी, तो पीपल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मेनी कंप्लेंट्स, और शिकायत भी लेके आते रहते हैं।
जैसे आज से आप 50 साल पहले देखोगे तो उतना बेहतर काम नहीं कर रही थी गवर्नमेंट जितना आज कर रही है, लेकिन आज और लोगों की डिमांड रहती है। करप्शन 50 साल की अपेक्षा में आज कम हुआ होगा, लेकिन आज लोग और डिमांड करेंगे उसके आगे कि और कम करो। तो उस तरह से लोग ज्यादा कंप्लेंट्स के साथ आएंगे, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ में आएंगे, और ज्यादा कंप्लेंट्स ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के चलते डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम हमेशा बढ़ता रहेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के टेस्ट हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपके ही टेस्ट नहीं बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी में हर गवर्नमेंट के टेस्ट भी बढ़ते हैं, ठीक है। कंप्लेनिंग पीपल आर इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि लोग अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी का फेलियर है, ये अपने आप में डेमोक्रेसी का एक सक्सेस है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं मतलब वहां की डेमोक्रेसी और क्या होती जाएगी, प्रबल होते जाएगी, वहां की डेमोक्रेसी और सक्सेसफुल होती जाएगी। आया समझ में? तो इस सेंस में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें सिंपल सी हैं, सिंपल सा लॉजिक है इनके पीछे। क्या कि डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है इसीलिए वो अपने आप में एक सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इट इज ऑन कंटिन्यूस टेस्ट। वो हमें लगातार टेस्ट देती रहती है, लगातार अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करती है। तो इसी के साथ में हमारा थ्योरी पार्ट पे चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लास 10th का बोर्ड का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 8 है, चैप्टर 5 बचा है सिविक्स का, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा लास्ट था, मतलब ये वाला वीडियो हमारा लास्ट था थ्योरी पार्ट पे। अभी एक और वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर पे जो होगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वो वीडियो आपको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ये चैप्टर में से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बस वो क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आता है। तो आइडेंटिफाइड क्वेश्चन है, हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस किस चैप्टर से? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने थ्योरी पार्ट पे चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। सारे अलग अलग जो सब टॉपिक्स थे उन्हें मैंने आपको स्पेसिफिक वीडियो में बताया है, ठीक है। अभी जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो इस चैप्टर से बेसिक क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि डिफाइन टाइप में अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, या फिर डिफाइन अकाउंटेबल गवर्नमेंट ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है? जो जिम्मेदारी लेती है जो भी वो डिसीजंस ले रही है, हमने डिस्कस किया है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वैसे पूछा जा सकता है डिफाइन टाइप क्वेश्चन में। लेजिटिमेट गवर्नमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं अगर क्वेश्चंस पे, तो देखिए व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन बहुत पोटेंशियल रखता है इस चैप्टर से। इसमें आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था, मतलब जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक था, उसमें हमने देखा था ना कि डेमोक्रेसी क्या है, डिग्निटी को प्रमोट करती है, इंडिविजुअल्स की इक्वलिटी देती है, डिसीजन जो लिया जाता है तो क्वालिटी ऑफ डिसीजंस होते हैं, ये सारी चीजें। तो इस सेंस में क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। फिर आते हैं डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट था। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग जो रहती है तो उसमें डिलेस क्यों होते हैं, ये पूछा जा सकता है। व्हाई द डिसीजन टेकन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बीइंग टेकिंग मोर टाइम एज कंपेयर टू द नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स, ठीक है। तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से अगर कंपेयर करोगे तो वहां पे डिसीजन जो लिए जाते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं, लेकिन डिसीजन जो लिए जाते हैं डेमोक्रेटिक रिजीम में वो क्या होते हैं, डिलेड होते हैं, लेट होते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है क्यों डिले होता है, ठीक है, तो डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस होता है उस पे, इस कारण से डिले होता है। दूसरा ये बन सकता है कि क्या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एफिशिएंट और फास्ट डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमेशा सही होते हैं? नहीं, हमेशा सही होंगे गारंटीड नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक का बोल रहा हूं। आगे समझ में? तो आपको ध्यान रखना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंपेयर भी किया जा सकता है नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से। तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में क्या है, सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है, फास्ट होता है और वो मतलब जल्दी ले सकते हैं डिसीजन, लेकिन वहीं पे कंपेयर किया जाए क्वालिटी अगर डिसीजन की तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंस आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है डिसीजन मेकिंग पे। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर आते हैं हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। 5 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें बताना है। अकाउंटेबल कैसे करती है, क्योंकि वो जो भी डिसीजंस लेती है उसके लिए वो खुद क्या होती है, जिम्मेदार होती है। रिस्पॉन्सिव कैसे होती है, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिव ऐसे होती है क्योंकि द गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज
विथ रिगार्ड्स टू द डिमांड प्लेस्ड बाय द सिटीजंस, ठीक है। तो सिटीजंस ने जो डिमांड प्लेस करी है उसके कंटेक्स्ट में क्या होता है, उसके कंटेक्स्ट में हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उसके कंटेक्स्ट में हमारी गवर्नमेंट उस रिस्पांस में हमारी गवर्नमेंट प्लान्स पॉलिसीज बनाती है। तो इस सेंस में हम रिस्पॉन्सिव कह सकते हैं। लेजिटिमेट क्यों है, क्योंकि इट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों ने चुनी है ना, इस कारण लेजिटिमेट हो सकती है। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो अब आपको यहां ध्यान रखना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा चुनी गई है, इसीलिए वो लेजिटिमेट है। आया समझ में? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये वाला जो टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, ये तय है क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक। इसे बहुत अच्छे से हमें समझना है। मैंने आपको वीडियोस में, मतलब पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखेंगे। आया समझ में? ठीक है। फिर आते हैं आगे, कहां, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे कह सकते हैं तुम इजी क्वेश्चन है, और ये 9th क्लास में भी आया था, 10th में भी आ गया, ठीक। तो मेरिट्स पर अगर पूछे जा रहा है सिंपल से, तो मेरिट में वही सारी चीजें, डिग्निटी, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज गुड, तो ये सारी चीजें, ठीक है, मेरिट्स में। डीमेरिट्स में क्या हो सकता है, डिलेज होते हैं डिसीजन लेने में, उसके बाद में करप्शन होता है, करप्शन के बाद में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो रहती है तो डेमोक्रेसी में कंपेयर किया जाए नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से तो कम होता है, तरह तरह के डीमेरिट्स। आपको क्या है, जैसा देश होता है वैसा देश बनाना रहता है ना, वो कहावत सुनी आपने, तो उसी तरह से जैसा क्वेश्चन आ रहा है, मेरिट पूछ रहे हैं डेमोक्रेसी के, धड़ धड़ लिख दो, ठीक है, डीमेरिट्स पूछे जा रहे हैं वो भी लिख सकते हैं हम। तो इस सेंस में आपको ये चीजें ध्यान रखना रहेगी। अब आते हैं, पता है इन चैप्टर से, जैसे चैप्टर 7 और चैप्टर 8, चैप्टर 8 तो नहीं आ रहा बोर्ड्स में, लेकिन इन चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मतलब ऐसा है कि स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट को पूछ लिया, जस्टिफाई, एक्सप्लेन, जो भी है, तो वो आपको उस चीज पे प्रैक्टिस करना है। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। ये मैंने आपको जब वीडियो बता रहा था, तो मतलब इस टॉपिक का जब हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था कि क्या डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, क्या प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे, इक्वलिटी को प्रमोट करेगी, बट क्या ग्राउंड रियलिटी है कि वो इक्वलिटी को सच में प्रमोट कर रही है। तो इस तरह से इसे एग्जांपल फॉर्म में पूछा जा सकता है, इस स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है, जस्टिफाई में पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है पिछले कुछ पेपर्स में, उठा के देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पर। फिर आते हैं इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक आउटकम में वही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। तो क्या आउटकम रहा है डेमोक्रेसी का कि दी डेमोक्रेसी इज बिंग नॉट दैट सेटिस्फाइंग टू अस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है इट इज नॉट दैट सेटिस्फाइंग, उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है हमें। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, ज्यादा है अगर कंपेयर किया जाए डेमोक्रेटिक रिजीम से। तो वही सारी चीजें हैं। आया समझ में? फिर आते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाला जो हमारा टॉपिक था, कौन सा, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी वाला जो था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी होती है। मतलब पॉलिटिकली तो आप सबके पास में क्या रहेंगे, इक्वल राइट्स रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिकली कोई बहुत आगे आपसे, कोई बहुत पीछे है। क्या डेमोक्रेसी का क्या आउटकम है? तो इस फ्रंट पे डेमोक्रेसी ने क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पाई है? तो हमने देखा था कि नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दिख रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं और वो उसको खत्म करने के लिए स्ट्राइव भी करती है, लेकिन पूरी तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज डेमोक्रेटिक रिजीम में खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको उस टॉपिक पे से भी क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको ध्यान रखना है। ऐसे 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी। 1 मार्क्स में इस तरह से टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। तो आपको मैंने डिस्कस करते चला हूं पिछले वीडियोस में, आपको वो ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, मेरा काम क्या है, मैं यहां से क्वेश्चन देता हूं आपको, इस वीडियो में खास करके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले रहते हैं वहां पर रिकॉल करना चाहिए, आपको आंसर्स बनना चाहिए। मैंने जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी कहा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है। समझ में आ गया मतलब चैप्टर पूरा समझ में आया है। ठीक है, फिर आते कहां, परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी ओवर द इशू ऑफ रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री ओवर द इशू ऑफ रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर पाई है? ओवर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, क्या पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाई है डेमोक्रेटिक कंट्रीज या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वो सारी चीजें, वो सारे क्वेश्चंस परफॉर्मेंस बेस्ड पे आ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, जो हमने वाला टॉपिक पढ़ा था, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो सोशल डाइवर्सिटी को किस हद तक अकोमोडेट कर पाई है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वहां पे आपको सारी चीजें लिखना है कि हाँ,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हम डिमांड कर सकते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करें, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो आप डिमांड भी नहीं कर सकते हो। तो क्या आउटकम रहा है, सोशल आउटकम क्या रहा है, सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में क्या आउटकम रहा है डेमोक्रेसी का, तो समवेयर इट इज सेटिस्फाई कर रहा है हमारी नीड्स को। रूल ऑफ मेजोरिटी क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज छूट गई वो वाली कि डाइवर्सिटी तो हर कंट्री में होती है, लेकिन वो उस डाइवर्सिटी को आप अकोमोडेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये डेमोक्रेसी कैसे प्रोड्यूस करेगी इस पे एक पॉजिटिव आउटकम। तो उसमें आपको बताना है कि रूल ऑफ मेजोरिटी वाला जो कंसेप्ट होना चाहिए वो किसी एक कम्युनिटी तक स्पेसिफिक ना हो। 2 पॉइंट जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि कैसे हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो उस सेंस में सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में आपको वो बताना है, सोशल आउटकम सोशल डाइवर्सिटी के ऊपर क्या आउटकम रहा डेमोक्रेसी का। रूल ऑफ मेजोरिटी फिर वही 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ मेजोरिटी। तो ये चैप्टर देखो, चैप्टर ऐसा कोई कंसेप्चुअल नहीं है बहुत ज्यादा कि आपको कंसेप्ट समझना है। सिंपल सी चीज है जो आपने 9th और 10th में अभी तक जितनी भी डेमोक्रेसी पढ़ी है, जितना भी सिविक्स पढ़ा है, उस सारी चीजों का एक एसेंस है, ठीक है। उन सारी चीजों की एक समरी है जो रैंडम क्वेश्चन से हो सकता है। आप मेरिट डिमेरिट आपने नहीं पढ़ा हो, इस चैप्टर में कहीं भी हमने डिस्कस नहीं किया हो, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल चीजें ही वही है ना कि आपने इतना सब कुछ पढ़ा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस सेंस में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज अलग अलग है। और इसमें कुछ भी रामायण नहीं लिखना है, थोड़े वैलिड पॉइंट लिखो, जैसे इक्वालिटी के ऊपर लिख सकते हो, डिग्निटी के ऊपर, डिसीजन मेकिंग उस प्रोसेस के ऊपर लिख सकते हो, ये सारी चीजें। लास्ट तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन आर बेस्ट गारंटीड इन डेमोक्रेसी, जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक था, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, सिंपल टॉपिक था, तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेस्ट गारंटीड है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? क्योंकि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो आप इस चीज की डिमांड भी नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको एक स्कोप मिलता है कि आप डिमांड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डेमोक्रेसी इज ऑन कंटिन्यूअस टेस्ट, डेमोक्रेसी कंटिन्यूअस टेस्ट पे होती है। कैसे? तो आप ये लिख सकते हो कि एक एक्सपेक्टेशन पूरी होती है और हम दूसरी एक्सपेक्टेशन को सामने रख देते हैं टेस्ट के लिए डेमोक्रेसी के। तो इस सेंस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? इज ऑन कंटिन्यूअस डिमांड। आया समझ में? तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है इस चैप्टर से। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट होता है, थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी। चैप्टर कैसा लगा, समझ में आई चीजें, नहीं आई, बेनिफिशियल हुआ, मतलब इसका कुछ बेनिफिट्स हैं आपको, नहीं है, तो वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स भी पूछ सकते हो। क्लियर? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। वो भी एक अच्छा चैप्टर है, आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आएंगे उससे, ठीक है। तो इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।